जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? बेटा प्लीज कंफर्म कर दो। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद बेटा। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो एक बार। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद आर्यन, मोहिनी, आदित्य, जय हिंद, राज यादव, जय हिंद, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, पीयूष, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद बेटा, जय हिंद। क्या आवाज मेरी सभी को सुनाई दे रही है? I'm audible to you, I'm visible to you, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? कैरेट्स प्लीज कंफर्म कर दो। और अगर वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है तो हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद बेटा, जय हिंद, हर हर महादेव। जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है? ग्रेट। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम गुड। कल आपकी लाइव क्लास थी, हाँ, शक्ति के अंदर थी, मेडावल पढ़ाया था मैंने। बाकी आई एम गुड, आई एम फाइन। ओके चलिए, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है कैरेट्स? वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए ठीक है। शौर्य बैच में आज आई थिंक मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने बात करी है बहुत सारी चीजों के बारे में, और आज इतिहास की दूसरी क्लास है। चलिए, कैसा चल रहा है शौर्य के अंदर? चीजें ठीक चल रही है? यू कैन टेल मी। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टेल मी। सभी बढ़िया चल रहा है? ऑल फाइन, सब बढ़िया चल रहा है? ऑल गुड? पढ़ने में मजा आ रहा है? कोई इशू, कोई समस्या तो नहीं है? नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, फाउंडेशन वालों को तो सेट है तुम्हारा मामला। दैट आई न्यू, है ना, कोई समस्या नहीं। बट आपको बाकी जो नए बच्चे हैं उनको कोई इशू, समस्या तो नहीं आ रहा है ना? एवरीथिंग इज फाइन? कंफर्म करके बताओ एक बार मुझे। कोई इशू तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लेक्चर लेने में या किसी चीज के अंदर? देयर इज नो इशू। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी, बता सकते हो मुझे। एसएसबी का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन। एक बार 13 तारीख को बच्चों का एग्जाम हो जाए, उसके बाद एसएसबी का सेशन लूंगा। साइक वाला पार्ट में लेने वाला हूँ, और मैं लाइव लूंगा, डोंट वरी। मैं लाइव ही आऊंगा, लाइव ही मैं लूंगा साइक वाला सेशन। आप ओके? वॉइस वीडियो दोनों क्लियर? नो प्रॉब्लम? ग्रेट। एग्जाम की वजह से अभी दे नहीं पा रहे हैं? ओके ओके ठीक है। सी कोई इशू तो नहीं है? इंग्लिश इज फाइन? एसएसबी सेशन होगा ना? आई हैव टोल्ड यू, जब मैंने कहा है कि एसएसबी होगा तो होगा। ओके, एसएसबी सेशन होगा, चिंता मत करना। मैं ही लूंगा एसएसबी के सेशंस आपके, तो जब भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि आपके साथ अभी आपका जो फाउंडेशन वाला एक और बैच है, उसमें भी नोटिफिकेशन होगा। बढ़िया चल रहा है? ओके। करंट अफेयर्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा। देखो, करंट अफेयर्स एकदम से नहीं होता है। क्या होता है करंट अफेयर्स के अंदर? थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बच्चा। चलिए ठीक है। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके ग्रेट। एसएसबी क्लासेस होगी, मैं ही लूंगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो, मजा तो आ रहा है, अपने आप को इंप्रूव करते जाना। मजा भी लेना है, पर मजा के साथ साथ यू हैव टू इंप्रूव योर ओन सेल्फ। अंग्रेजी पे अपनी पकड़, भाषा पे अपनी पकड़ बनाना शुरू करो। अपने माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की कोशिश करना है थोड़ी सी। अपने आप को कैसा बनाना है? स्ट्रांग बनाना है। अभी क्या है, एक समस्या आती, थोड़ी सी बात कर लूं मैं। मेरी आदत है थोड़ी ज्यादा बात करने की, क्योंकि आप लोगों से ही बात करता हूं मैं। अभी हम लोग क्या है, थोड़े से इमोशनली हम लोग ज्यादा वीक हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। इमोशनली हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिस एज में आप हो, इमोशनली इंटेलिजेंसी बहुत जरूरी है। इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बी डिसिप्लिन। हर तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश करो, ट्राई करो। मैं अपने हर बच्चे से चीज एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बट मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि मेक योर बॉडी लाइक अ वेपन। अपनी बॉडी को एक वेपन बना लो, अपने आप को एक वेपन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। सुबह इतनी बजे उठना है तो उठना ही है। एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर फूड कंज्यूम करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया बाहर का अटाला, कुछ भी कचरा तुमने खा लिया। अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। फिट रहने की कोशिश करो, अपने माइंड और थॉट प्रोसेस को फिट रखने की कोशिश करो, अपने थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करो। जैसे क्या होता है, हम लोग अभी प्रॉब्लम क्या आती है ना, देखो मैं जानता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इस प्रॉब्लम से हर कोई गुजरता है। इस एज के अंदर गलत चीजें अपने को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। होता है ऐसा, हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं गलत चीजों की तरफ। तो ये चीज है, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। ओके, रनिंग ट्राई करो, रनिंग सुबह जल्दी करो। वी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी मोर, हम लोग होते हैं। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओ। जैसे हम लोग कपड़े सिलेक्ट करने में कितने सिलेक्टिव होते हैं कि मुझे यही कपड़ा पहनना है, मैं यही करने वाला हूँ। वी आर सिलेक्टिव अबाउट दैट थिंग। अपने थॉट्स को लेकर सिलेक्टिव हो जाओ कि मैं सोच के आ रहा हूँ, मैं ये चीज नहीं सोच सकता। और वो थॉट को सिलेक्टिव बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, उसमें समय लगेगा, बट ये चीजें करिएगा। ओके, समझ में आ गया? ये करना। और हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में आगे बात भी करने वाले हैं, और अभी तो नहीं, बट हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे उन चीजों के बारे में। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। ग्रेट। नोट्स यही वाले हैं बेटा, ये जो नोट्स है, दीज आर दी नोट्स। अलग से नोट्स लिखवाए नहीं जाते हैं। देखो, अब आप स्कूल और कॉलेज वाला मामला यहाँ पर नहीं होता। दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर नोट्स आपको लिखवाए नहीं जाते हैं। क्लास के अंदर आपको नोट्स लिखवा दिया, नहीं, दिस इज नॉट हैपन। चीजें इस तरीके से नहीं चलती है, कभी भी नहीं चलने वाली। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अब आपकी दुनिया चेंज हो चुकी है। आपका देखने का नजरिया, आपका सीखने का नजरिया चेंज हो चुका है। आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। इट टुक सम टाइम, बट यू हैव टू डू दैट थिंग। फौज में जाओगे, फौज में तुम कभी जिंदगी में दुश्मन के आमने सामने नहीं आए हो अभी तक।
दुश्मन की आंख में आंख मिला के वहां यहाँ गोली मारनी पड़ती है दुश्मन को। नॉर्मली अगर मैं तुमसे बोलूंगा ना तो किसी को चाटा मारने में भी तुम 2 बार सोचोगे, क्यों? बिकॉज उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। वहां पर पहली बार तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो तुम्हारे देश का दुश्मन और सीधे गोली चलानी पड़ती है, वो मेंटल थॉट बहुत अलग चलता है उस टाइम पर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सारी बातों का मतलब है कि यू हैव टू अडॉप्ट योर ओन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उस तरीके का व्यक्तित्व अपना होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। ओके, मनसा कर्मणा वाचा, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट करें। ओके, राम राम, जय जय सिया राम। स्त्री से कितने क्वेश्चन आते हैं एनडी में? 25 तकरीबन, मान के चलिएगा। डिपेंड करता है, 22 तो आनी है ना, 22 25, कभी 15 भी आ जाता है, डिपेंड करता है। जो भी है सीखना तो है। और कितने क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर मत जाओ। ओके, दुश्मन की हर गोली का जवाब देना जरूरी होता है फौज में। सामने वाला कितनी गोली चला रहा है, 2 या 3, उससे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? ओके चलिए स्टार्ट करें सेशन को। चलिए आज सेशन के बारे में बात करें। अच्छा, दिस इज द ग्रुप फॉर द एसएसबी। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट, इट्स मेजरली फॉर द एसएसबी। ओके, देखिए अब हम लोग बात कर रहे थे इंसान के एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी साहब। एवोल्यूशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। हमने क्या देखा कि स्टोन इंसान का जो इतिहास है, इतिहास इंसान का स्टोन एज से शुरू होता है। स्टोन एज के अंदर हमने बात करी कि स्टोन एज को हमने 3 चरणों के अंदर बांटा। पहला अपना ओल्ड स्टोन एज था। ओल्ड स्टोन एज में इंसान का बोलना लिखना कुछ नहीं आता इंसान को। इंसान केवल अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और इंसान के अंदर जो चीज डेवलप होना शुरू होती है, दीज आर द इमोशंस। तो इमोशंस इंसान के अंदर डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके बाद हमने आगे बात करी ओल्ड स्टोन एज के बाद आता है आपका मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज के अंदर क्या हो रहा है? मिडिल स्टोन एज के अंदर इंसान का जो फेस है, इट इज नोन एज दी फूड ट्रांजिशन पीरियड। फूड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? फूड को ट्रांजिशन करने का मतलब खाने पीने का तरीका इंसान अब बदल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द इमोशंस। हमने बात करी थी कि इंसान क्या करना शुरू करता है, प्रिमिटिव कल्चर कर रहा है, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना इंसान ने शुरू कर दिया है। अब इसके बाद जो तीसरा फेस है इंसान का, जिसने इंसान को लगभग बदल के रख दिया, लगभग बदल के रख दिया, इसे कहा जाता है द न्यू स्टोन एज, या आप सभी इसे न्यूलिथिक एज के नाम से जानेंगे, जो कि 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक चलेगा। आज मैं बताऊंगा बीसी और एडी के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। 9000 बीसी से, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 9000 साल पहले बीसी। तो 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक का जो टाइम है, इसे कहा जाता है न्यूलिथिक स्टोन एज। न्यूलिथिक मतलब क्या होगा? देखो न्यूलिथिक नाम से क्लियर हो रहा है। इस पिक्चर को देखिए आप, लगभग चीजें चेंज हो चुकी है। आज जिस तरह का माहौल आज हम अपने गांव के अंदर देखते हैं, लगभग वो माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। देखो लगभग चीजें चेंज हो चुकी है। क्यों? अब इंसान मेजरली क्या करना शुरू कर दिया? सबसे मेजर चेंज इंसान का यहां पर यह आता है, अब इंसान ने शिकार करना लगभग बंद कर दिया। इंसान शिकार नहीं कर रहा। अब इंसान इस समय के अंदर, जो इंसान के अंदर एक सबसे बड़ी कमी आती है, माफ कीजिएगा, इंसान के अंदर जो एक सबसे बड़ी खूबी है, वो था इंसान का दिमाग चलना। इंसान का दिमाग कितना चलता है कि इंसान अब जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर देगा। देखो खेती कर, अभी खेती प्रिमिटिव नहीं है, प्रॉपर तरीके से कर रहे अपन खेती। यहां पर इंसान ने खेती करना शुरू कर दी प्रॉपर तरीके से। नाउ इट्स नॉट द टाइम ऑफ द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की, प्रिमिटिव तरीके से आप खेती कर रहे हो ना। यहां पर जो समय है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर का चल रहा है। प्रॉपर आप खेती कर रहे हो, बढ़िया तरीके से खेती कर रहे हो। आप सामान उगा रहे हो, सामान को आप काट रहे हो, और आप मार्केट के अंदर जाकर चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो। दीज आर द थिंग, दैट इज अ न्यूलिथिक एरा। न्यूलिथिक के अंदर क्या हो रहा है? इंसान ने खेती करना शुरू कर दी। अब याद रखिएगा, जब इंसान खेती करेगा तो एक नई चीज यहां पर आना शुरू होती है कि इंसान के फूड की जो चॉइसेस है, खाने की जो चॉइसेस है, उसके अंदर वैरायटी आ गई साहब। वैरायटी, वैरायटी क्यों है? अब इंसान के खाने के टेबल पे मांस भी है, मीट भी है। मीट कहां से मिल रहा है? जानवर को डोमेस्टिकेट किया, उसने भेड़ बकरियां पाली, उस भेड़ बकरी से इंसान को मिल रहा है मीट। मीट भी मिल गया। दूसरा उसको मिल गया मिल्क। आप देखो दूध भी मिल गया उसको। इंसान को मीट तो मिल रहा है, मीट के साथ साथ इंसान को क्या मिल रहा है? मिल्क भी मिल गया, दूध भी मिल गया साहब, मीट मिल गया, मिल्क भी मिल गया। और मिल्क के साथ साथ इन भेड़ बकरियों से इंसान को मिल रहा है ऊन। मतलब अब क्लॉथिंग के अंदर भी एक चेंज आ रहा है। इंसान के कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो रहा है। अब ऐसा नहीं भाई साहब के बिल्कुल ही घूम रहे, अब ऐसा नहीं शर्टलेस घूम रहे, नहीं, अब प्रॉपरली इंसान एक कपड़ा पहन रहा है। अब इंसान यहां पर जिन जानवरों का मांस खाएगा, याद रखना ये जानवर बड़े खतरनाक वाले जानवर नहीं है। दीज आर दी एनिमल्स जिसको इंसान डोमेस्टिकेट करके रखता है, इसको इंसान पाल के रखता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, किस किस जानवर का मांस खाता है इंसान? इंसान जिस जानवर का मांस इस टाइम पर खा रहा है, परमिटिवली अगर अपन बात करें तो यहां पर देखो, एक बकरियां नंबर 1 पे आती है। बकरियों के अलावा आप शायद जान के हैरान हो जाओगे, बट सुअर का मांस इंसान इस टाइम पे बहुत खाता है। पिग, सुअर का मांस बहुत खा रहा है भाई साहब इंसान। क्यों खा रहा है? फेस्टिवल हुआ घर के अंदर, शादी वादी है भाई साहब, क्या चलो हाँ मार के खिलाएंगे, ये चीजें यहाँ पर चल रही है। अब इंसान जो है न्यू स्टोन एज के अंदर इंसान के खाने पीने के तरीकों में चेंज आया, बट यहाँ पर इंसान यूज कर रहा है किसका? एग्रीकल्चर का। ये नोट करिएगा, एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रोमिनेंट हो गया। इंसान ऐसा नहीं कि केवल मांस ही मांस खा रहा, नहीं, इंसान एग्रीकल्चर का यूज करना शुरू कर देता है। अब इंसान के जो टूल्स हैं, इंसान के जो हथियार है, टाइगर का मांस खाएगा कौन है भाई? टाइगर।
टाइगर का मांस थोड़ी खा सकता है इंसान। सी टाइगर को मारना आसान चीज है क्या? नहीं, आसान चीज नहीं है। टाइगर को मारना आसान है क्या? इट्स नॉट इजी। टाइगर देखा है कभी? शेर के जंगल की बात नहीं कर, माफ कीजिएगा, चिड़ियाघर की बात नहीं कर रहा हूँ। जंगल में एक बार देखना, साइज बहुत बड़ा होता है इन जानवरों का, बहुत बड़ा होता है। 2 छलांग में वो कहां पार कर जाएगा, यू डोंट इवन न्यू। तो जानवर को भूलना और जानवर को रियलिटी में देखना बहुत अलग चीज है, याद रखिएगा। और उस टाइम की अपन बात कर रहे, इस टाइम पर इंसान का साइज भी बहुत बड़ा था और जानवर का साइज भी बहुत बड़ा है। तो उसको मार के खाना, भाई साहब तुम टाइगर ही मार के खा ले, मारे है ना। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ओके। हाँ ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। अपन इतिहास में अपन एक पढ़ेंगे एक आदमी के बारे में। तुमने शेर शाह सूरी के बारे में सुना है? शेर शाह सूरी, वो हुमायूं को हराएगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में। शेर शाह सूरी का रियल नाम था शेर खान, उसका रियल नाम था फरीद। फरीद नाम था, बट एक दिन क्या था, उस 14 साल उम्र थी शेर खान की, फरीद की। और 14 साल की एज में उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। जो शेर शाह सूरी था ना, उसकी हाइट 7.5 फीट थी। 14 साल की उम्र में वो क्या करता है, एक हाथ से शेर मार देता है। ही वॉज जाइंट ह्यूज। अफगान बहुत ह्यूज होते हैं। एक हाथ से शेर मार दिया उसने, उसका नाम पड़ा शेर खान। शेर मारने की टेक्निक अलग होती थी उस टाइम पे, कभी बताऊंगा इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अभी अपन इस पे चैप्टर पे आते हैं। ये तो मेरे को मैसेज आएगा, सर पढ़ा भी दिया करो, हमेशा बच्चों के साथ बतियाते रहते हो, घड़ी बातें करो। आगे चलिए। अब देखो यहां पर इंसान, अब इंसान के पास जब लग्जरी आती है, मुझे एक बात बताओ, इंसान के पास अब लग्जरी आ गई। अब भाई साहब उसको खाने पीने की चिंता नहीं करनी, इंसान को खाने पीने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। कैसे नहीं करनी? इंसान ने बाहर, घर के बाहर खेत है, बढ़िया, नदी के पास घर बना लिया, बहुत बढ़िया। इंसान ने क्या करा, भीड़ बकरियां पार ली, अरे भाई साहब मजे ही मजे। अब ये चीजें इंसान की हो गई। अब जब इंसान इन चीजों के पास जाता है, ये चीजें इंसान करता है, जब ये चीजें इंसान के पास आ जाती है, उसके बाद इंसान जाता है लग्जरी की तरफ। लग्जरी क्या होता है? अब इंसान नया नया एक्सपेरिमेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करके, तुम्हारे पास सब चीजें, खाने पीने की चीजें तुम्हारे पास है, तुमको नौकरी की टेंशन नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम नई चीजों की तरफ जाओगे, लग्जरी की तरफ जाओगे कि यार अब अपन कुछ नया करते हैं। और इंसान ये नई चीज पता है यहाँ पे क्या करता है? इंसान यहाँ पर ये नई चीज करता है कि वो अपने जो टूल्स थे, जो उसके हथियार है, उसके अंदर एक चेंज लाता है। अभी सेरा के अंदर, नियोलिथिक एरा के अंदर आप देखोगे, अब इसके पहले अपन ने देखा कि मिडिल स्टोन एज के अंदर माइक्रोलिथ्स आ गए थे। छोटे छोटे टूल्स का यूज कर रहा है इंसान, कपड़े सीना है, जानवर की चमड़ी फाड़ना है, मांस को काटना है, इसके लिए छोटे छोटे टूल्स का यूज कर रहा है। यहां पर एक मेजर चेंज आएगा, ये सवाल एनडीए ने पूछा है। यहां पर आएंगे आपके पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा एक मेजर चेंज यहां पर आता है कि इंसान इस एरा के अंदर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करता है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का मतलब क्या है? अब इंसान खाली बैठा है, टूल्स वही है, छोटे छोटे साइज के, इंसान उन टूल्स को पॉलिश कर रहा है, चमका रहा है, अरे बढ़िया चमक जा, दिखेंगे बहुत अच्छे, दिखेंगे बहुत। लैंग्वेज अपने को नहीं पता बेटा कौन सी भाषा बोलते थे, वी डोंट इवन न्यू, क्योंकि इस टाइम तक लैंग्वेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। और अपने को पता ही नहीं एविडेंसेस, पत्थर वत्थर, ही कोई किताब तो है नहीं कि अपन लैंग्वेज इनकी जान ले, तो ये अपने को नहीं पता। अब याद रखिएगा कि यहां पर इंसान जो है, अब इस टाइम पर इंसान जो है वो पॉलिश स्टोन टूल्स का यूज करना शुरू करेगा। और यहाँ के जो टूल्स हैं, इस तरह के जो टूल्स हैं, आप देखिए ज्यादातर टूल्स यहाँ पर जानवर के शिकार के लिए नहीं है, ज्यादातर टूल्स यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर करने के लिए, बिकॉज इंसान यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कर रहा है, खेती कर रहा है। तो देखो एग्रीकल्चर के टूल्स वो डेवलप करना शुरू करेगा। ये देखो कुलाड़ी बुलाड़ी पत्थर की बनाएगा साहब, हसिया बनाएगा पत्थर का, तो इस तरह के लकड़ी की कुलाड़ी बनाने की कोशिश करेगा। अनाज को पीसने के लिए पत्थर है साहब, और सिलबट्टा की बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो इंसान के टूल्स है वो पॉलिश्ड है। और यहाँ के जो टूल्स हैं आप देखेंगे, मेजरली वो टूल्स किसी जानवर के शिकार करने के लिए इंसान ने डेवलप नहीं करे। यहाँ पर इंसान अब जानवर का शिकार नहीं कर रहा है, इंसान करता है जानवर का शिकार, बट ज्यादातर टूल्स यहाँ पर जो डेवलप किए जा रहे हैं, दैट इज फॉर दी एग्रीकल्चर। अब वो खेती बाड़ी करने के लिए टूल्स को ज्यादा डेवलप करता है, बिकॉज खेती बाड़ी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। खेती करना, करी खेती किसी ने? करी है कि नहीं खेती? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खेती करना। जो मेरे भाई लोग हैं किसान, तो पता होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, खेती करना मजा आ जाता है ना। रात को 3-3 बजे पानी छोड़ने जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है खेती करना। इतना आसान है खेती करना नहीं, उस टाइम पर भी नहीं था, आज भी नहीं है। खेती करना बहुत मुश्किल काम है, देखने में बड़ा आसान लगता है, खेती करना तो बड़ा आसान होता होगा, एक बार में इतना पैसा आ जाता है। मैं पर्सनली बताता हूँ आपको बेटा, कई बार तो ऐसा होता है कि जितना आप पैसा लगाते हो ना, उतना पैसा भी नहीं आता, कई बार नेगेटिव में पैसा जाता है। आप अनाज को मंडी तक लेके जाते हो, मंडी में जो अपना खरीदने वाला आदमी मार्केट के अंदर, वो रेट इतना कम बोलता है कि उससे ज्यादा तो अपनी लगाई आ गई, पूरी लागत उससे ज्यादा आ गई। ये चीजें कई बार हो जाती है। अब उस टाइम पर चलो ठीक है, उस टाइम पर पैसे वैसा यहाँ पर नहीं है, बट खेती करना उस टाइम पर भी बहुत मुश्किल था, आज भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी चीजें डिपेंड करती पानी के ऊपर।
पानी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बारिश बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जो खेती करते हैं उनको पता होगा, कुछ खेती ऐसी जिसमें थोड़ी थोड़ी बारिश जरूरी है, कुछ खेती इसमें जिसमें अच्छी बारिश पानी जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत मैटर करती। दूसरी बात, ट्रैक्टर वैक्टर वो तो अब आ गए, ट्रैक्टर अब आए। अब आज से 15 साल पहले की बात की जाए तो ट्रैक्टर थोड़ी ना थे, पर आज तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर अब देखो इतना पैसा नहीं रहता है कई बार कि ट्रैक्टर खरीद पाए हर किसान। तो बैल के साथ ही आपको खेती करनी पड़ती थी, और बैल जोतना बहुत मुश्किल काम है। तुमको लगता है कि बस अरे दिन भर जोतना पड़ता है बैल के साथ, बहुत मुश्किल काम थी। अब वो जो किसान बच्चे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं बता दूं बहुत मुश्किल काम है सब। तो उस टाइम पर भी खेती करना वॉज द मेजर सोर्स, बट इंसान को इसमें खुशी मिलती थी। और ये मुश्किल काम है बट इंसान को इसमें खुशी मिल रही कि चलो मैं कुछ उगा पा रहा हूं, एक अचीवमेंट है इंसान के लिए, तो इंसान ये करना शुरू करता है। तो याद रखिएगा न्यूलिथिक एज में क्या हो जाएगा, इंसान जो है वो पॉलिश टूल्स का यूज करना शुरू करेगा। अब यहां पर एक नई चीज आती है, इंसान का जो सेटलमेंट का तरीका है वो बहुत चेंज हो गया। इंसान का सेटलमेंट का तरीका बहुत चेंज हो गया। जैसे हम बात करें ओल्ड स्टोन एज के अंदर इंसान गुफा के अंदर रह रहा है, उसके बाद हम बात करें कि मिडिल स्टोन एज के अंदर हम बात करें तो उस टाइम पर इंसान गुफा में तो नहीं रहता है, बट उसका सेटलमेंट परमानेंट नहीं है। मतलब कभी यहां पे घर बना लिया, फिर कभी यहां पे घर बना लिया, कभी फिर थोड़ा आगे बढ़ गए। यहां पर एक चेंज आती है और वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इंसान इस एरा के अंदर इंसान परमानेंट सेटलमेंट करेगा। नोट करना है, सवाल पूछा गया है। नियोलिथिक एज के अंदर इंसान जो है, द ह्यूमंस आर स्टार्टेड ऑफ डूइंग द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? देखो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, गांजा लावाचा फायदा फायदा, ओहो भाई साहब भाई देख, ऐसा नहीं है कि मेरे को मराठी नहीं आती, मला माहित है, ठीक है तो ये मत समझो कि तुम जो लिखोगे मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरे को सब समझ में आ जाएगा बेटा ओके, डोंट डू दैट, है ना। हाँ हाँ, मला सगला माहित है बेटा, डोंट डू दैट, मत करो यार ऐसा, है ना। मत करो, मजा नहीं आएगा फिर, ओके चलो, बोलो गांजा उगाएंगे, देखो उसको। चलो आगे बात करते, पकड़ा आगे, बिल्कुल पकड़ा जाएगा यार, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, है ना। मेरी पूरी ट्रेनिंग लोनावला के अंदर हुई है। अब तुम बता दो, मैं 3 साल महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करके बैठा छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर चलो आगे बात करते हैं। देखो यहां पर जो मेजर चेंज आता, दैट दिस चेंज इज अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट आना शुरू हो गया। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, इंसान जो है कि इंसान जो है परमानेंटली सेटल होना शुरू हो गया एक जगह पर। अब देखो यहां पर जो घर बना रहा है इंसान, वो किसके बना रहा है? मड ब्रिक्स के बना रहा है। अभी ऐसा नहीं कि ईट वीट उसने बनाना शुरू कर दी है, मड ब्रिक्स के। मड ब्रिक्स मतलब मिट्टी की जो ईंटें नहीं होती, मिट्टी की ईंटों से घर बनाना शुरू कर देता है। ओके, तो चीज याद रखिएगा, मिट्टी की ईंटों से घर बनाना इंसान ने शुरू कर दिया। और यहां पर इंसान ने कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। कम्युनिटी मतलब समाज की स्थापना हो रही, सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती। अब क्या, इंसान साथ में रहता है, और आपस में जब ये ट्राइब्स रहते हैं तो आपस में इनके बीच में मेलजोल बढ़ रहा है, भावनाएं बढ़ रही, नया नया कल्चर आ रहा है, ट्राइब्स के नए नए रिचुअल्स आना शुरू हो जाते हैं, और इंसान के अंदर एक, कह सकते हैं हम लोग कि एक तरह की यूनिटी की भावना इस एरा के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। और इंसान देखो सब कुछ करेगा। यहाँ पर ये पिक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सब करेगा इंसान। ये देखो, इंसान स्टोर हाउस में घर के अंदर भी अपना सामान सेव कर रहा है। इंसान ने देखो भेड़ बकरियां भी पाल के रखी है। इसके साथ इंसान, ये देखो ये भाई साहब यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती भी कर रहे हैं। ये देखो ब्यूरियल्स, इंसान ने लोगों को दफनाना शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं कि छोड़ के चला जाता है, इंसान अपने साथियों को मरने के बाद दफना रहा है। उसके बाद देखो भाई साहब, इंसान कुत्तों का उपयोग तो कर ही रहा है। गांव पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पर। इंसान जो है वो कई बार क्या करता है, लूमिंग कर रहा है। लूमिंग मतलब इंसान अब यहां पर इस एरा के अंदर इंसान जो है वो कपड़े को सीकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नियोलिथिक एरा के अंदर हम बात करें तो इंसान का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी एरा के अंदर होता है। और दीज आर सम एरियाज, ये एरियाज आप देख सकते हैं। कश्मीर हो गया, कश्मीर के अंदर जो है अब बुर्ज होम, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इसके बाद अब देखो बिहार के अंदर जो है चिरान एक जगह है, चिचार के अंदर है ना, चिरान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा। ये बिहार के अंदर है, ये सेरा की बहुत बड़ी जगह है। भीमबेटिका के टाइम, भीमबेटिका के अंदर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एमपी के अंदर भी कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। देखो सवाल यहां से आता नहीं है, बट स्टिल हमको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ एक जगह। तो ये इन एरियाज के अंदर आज भी आपको इस एरा के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नियोलिथिक एरा। अब नियोलिथिक एरा के बाद एक एरा आएगा जिसे अपन कॉपर एज के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। बुर्ज होम हाउस वर अंडरग्राउंड, हाँ कहा जाता है कि अंडरग्राउंड हाउस था कि जमीन खोद के वो लोग घर बनाते थे, ये आपने पढ़ा होगा।
जमीन खोद के घर क्यों बनाते थे? जानवर से बचने के लिए, हाथियों से बचने के लिए जमीन के अंदर घर बनाए जाते थे पहले। जमीन के, जैसे जमीन है बेटा, तो जमीन को खोदेंगे और खोद के ऐसा घर बना लेंगे, घर बना लेंगे। अब देखो यहाँ से जमीन जा रही है और वो लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पर रहना शुरू कर देगा इंसान, बढ़िया मस्ती में सो रहा है, ये देखो सो गया। अब ये थोड़ा गर्दन इसकी मुड़ गई है, ठीक है। अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, मैं पहले ही बता दूं, ये बढ़िया सो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर है हाथी। अब हाथी का मेरे को पता नहीं कैसे डिजाइन आएगा यार, मेरे को हाथी नहीं बनाते आ रहा है, पर मान लो हाथी की सूंड है, ये हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है, मान लो बहुत बड़ा हाथी है, हाथी की आंख है, तो क्या है, हाथी इधर से निकलते थे, तो क्या जमीन के अंदर से गड्ढा खोद के घर बनाना शुरू कर दिए इन्होंने। तो बुर्ज होम के अंदर ही चीजें मिलती है। ओके, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, लिटरली हुआ है। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मजा आता है यार आप लोगों के साथ बात करके, पढ़ा के बहुत मजा आता है सच में। आगे बढ़े। देखो मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये पुराने बच्चे जानते हैं, तो मैं, मुझे थोड़ा इंकरेज करते रहना, ठीक है, ड्राइंग में, मतलब ड्राइंग के मामले में मैं वो हूँ, कौन सा था वो मेलकम मूवी के अंदर वो मजनू भाई की ड्राइंग्स नहीं थी, हाँ बस वही हूँ ड्राइंग के मामले में मैं। ठीक है थोड़ा सा मतलब मेरे साथ, मेरा साथ दे देना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए थैंक यू थैंक यू। ओके चलो आगे बढ़े, है ना। देखो बहुत सारी जगह पर मिला है, बट देखो याद रखना कि ये जो एराज है ना, खुल के अगर मैं बात करूं, देखो मैं कभी भी इसे घुमा फिरा के बात करने की मेरा नेचर भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है, और तुम भी अपना नेचर मत रखना ऐसा। वट एवर जो भी लगता है ना, मुझे सीधे बोलना, और किसी भी इंसान से जब भी बात करो एकदम खुल के बात किया करो, घबराना झेपना ये सब मत करना। मैं क्लियरली बताऊं, देखो ये इस चैप्टर से सवाल आने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत कम सवाल आते हैं, 10 साल में एक आध बार सवाल पूछा है। ये जो अपन पढ़ रहे थे ना कीनियोलैटिकेरा, उसके बाद दूसरे एरास के बारे में, इससे सवाल थोड़े कम आते हैं, तो बहुत इसमें घुसने की कोशिश मत करना, सवाल बहुत नहीं आएंगे। सवाल आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले, मोहनजोदारो हड़प्पा, हाँ भाई साहब वही, उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसके बाद जो एज आएगा 4000 बीसी के बाद जो एज आता है, ये आएगा चैकोलिथिक एज। चैकोलिथिक एज जिसे कॉपर एज भी कहा जाएगा, इसे कॉपर एज के नाम से जाना जाता है, इसे ब्रॉन्ज एज भी कई बार कहते हैं, इस एरा को ब्रॉन्ज एरा के नाम से भी जाना जाएगा। और याद रखिएगा चैकोलिथिक एज ये 4000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक के चलने वाला है। अब इस एरा की केवल एक खासियत है कि इंसान इस एरा के अंदर, अब इंसान जो है एक मेटल का यूज करना शुरू कर देगा, और वो मेटल है कॉपर। इंसान यहां पर कॉपर का यूज करना शुरू करेगा शुरुआत में। देखो ब्रॉन्ज तो दो मेटल्स को मिला के बनता है, दो मेटल्स को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, पर चैकोलिथिक एज के अंदर ये जो पूरा एरा है 4000 से 1500 बीसी तक का एरा है, इंसान इस एरा के अंदर कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू कर देता है। अब कैसे इंसान को कॉपर कैसे मिला, इसको लेकर एक कहानी सुनाता हूं मैं। देखो कहानी रियल नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं, अपन केवल अजम्पशंस लगा सकते हैं कि इंसान को कॉपर कैसे मिला होगा। अब देखो कॉपर मिलने से इंसान का बहुत सारा काम आसान हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि साहब अभी इंसान जो है वो पत्थर के टूल बना रहा है, पत्थर के टूल बना रहा है, और इंसान को खेती करना आता है। अब मुझे बताओ पत्थर की कुल्हाड़ी से तुम कितना जंगल काट दोगे, जितना ज्यादा जंगल काटोगे उतना ज्यादा अच्छे से तुम खेती कर सकते हो, बट पत्थर की कुल्हाड़ी से तुम कितना जंगल काट सकते हो? बहुत बड़ा जंगल काट सकते हो क्या? पत्थर की कुल्हाड़ी से नहीं, बहुत बड़ा जंगल नहीं काट सकते हो। बार बार साहब कुल्हाड़ी से, पत्थर की कुल्हाड़ी से ये मारा, तो मारा साहब, वो पेड़ तो टूट गया, और पेड़ तो नहीं टूटा, वो आपकी कुल्हाड़ी टूट गई। तो इंसान एक ऐसे मेटल की तलाश में जो थोड़ा स्ट्रांग हो, जिससे वो जंगल ज्यादा काट सके। अब शुरुआत में इंसान कॉपर मिलेगा, और कॉपर के बाद कॉपर में टीन मिला के वो ब्रॉन्ज बना लेगा। अब देखो उसकी शुरुआत कैसे होती है, कहानी है, ठीक है, हंसना मत। एक बार भाई साहब हमारा मंगलू जो है घूम रहा था, फ्री था मंगलू भाई साहब, घूम रहे दुनिया में, मंगलू घूम रहा था। अब घूमते घूमते मंगलू को कोई चीज चमकती हुई दिखी पत्थर के नीचे। अब मंगलू को चीज दिखती चमकती हुई दिखी, मंगलू ने चीज उठा ली, और वो चीज थी कॉपर। और मंगलू भाई साहब ने क्या करा, थोड़ा मेरे जैसे उल्टा दिमाग चलता था मंगलू भाई साहब का, गए और उस कॉपर को डाल दिया आग में। मेरे जैसा क्या, हर लड़के का तुम्हारा दिमाग उल्टा ही चलता है ना, चलता है ना हर लड़के का दिमाग उल्टा ही चलता है, मैं सच बता रहा हूँ। जो गर्ल्स इस क्लास में देख रही ना, हर लड़के का दिमाग उल्टा चलता है। हम जब किसी ऊंची जगह पर होते तो दिमाग में आता है कि कब एक बहुत बड़ा पत्थर लेके यहां से नीचे फेंकें। लिटरली मैं मजाक, ये पूछो इनसे, ये हंस रहे ना जो अभी, ये पूछो इनसे, इन सबका दिमाग उल्टा चलता है, लिटरली उल्टा चलता है दिमाग, चलता है कि नहीं? किसी ऊंची पहाड़ी पे जाएंगे तो बोलेंगे कि भैया पत्थर जो है यहाँ से फेंक दे। स्कूल में बैठे बैठे सोचते हैं कि यार स्कूल में आतंकवादियों को अटैक हो जाए, फिर मैं बचाऊंगा स्कूल को। ये दिमाग चलता है लड़कों का, चलता है ना, हाँ ये चलता है। और ये भी सबसे सच बात है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हमको दर्द भी अगर होगा ना, इफ यू आर इन द प्रॉब्लम, तो हम उस इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो लोगों को लगता है कि इनके अंदर तो इमोशंस ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, बहुत इमोशंस होते हैं। घर के अंदर आज पापा की जब कंडीशन देखते हैं ना, आज भी, कि पापा इतनी मेहनत करके घर में आ रहे हैं, अपने लिए कभी कुछ नई साड़ी मम्मी खरीद नहीं पाती है, एक चप्पल पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, दुख होता है देख के। बट उस इमोशंस को हम दिखा नहीं सकते, बिकॉज वेरी, हम लोग है ना इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत कमजोर है।
और उसको कमजोरी मान लिया जाता है। ऐसा भी नहीं है भाई कि इमोशंस नहीं, इमोशंस है बट वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ दिमाग तो खुराफाती चलता है ना। चलो ठीक है। अबे भाई साहब मंगलू ने डाला इसको, किसमें डाला? आग में डाला। अब आग में डाला तो ये तो मोल्ड हो गया, ये मोल्ड हो गया भाई साहब, मोल्ड हो गया, मोल्ड हो गया, बिल्कुल ये मोल्ड वोल्ड हो गया पूरा तरीके से ना, मोल्ड हो गया। अब मोल्ड हो गया और इस तरीके से कहा जाता है साहब कि फिर इंसान ने कॉपर की खोज करना शुरू करी। और फिर कॉपर क्या है, कॉपर थोड़ा सा नरम था, इंसान ने कॉपर के हथियार बनाना तो शुरू कर दिए, बट कॉपर थोड़ा सा नरम था, नरम था कॉपर, कॉपर थोड़ा सा नरम था, थोड़ा नरम था कॉपर, यहाँ पे नरम है, हाँ थोड़ा सा नरम था, हाँ सही बात। वो केयर सर, नो वन, देखो नो वन केयर्स। देखो एक चीज याद रखिएगा, मैं पहले ही आपको बता दूं, यू हैव टू बी टफ। आप आपके अंदर इमोशंस, आप कितने इमोशनली वीक हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितना दुनिया के अंदर या तुम कितना रोते हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। यू हैव टू बी टफ, दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू लर्न फ्रॉम द इतिहास, फ्रॉम द हिस्ट्री। यू हैव टू बी टफ, दैट्स इट। ये एक ही चीज यहाँ पर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ रखना हमेशा यहाँ। वी हैव टू बी टफ, कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक। हम कमजोर होना सहन कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट ओनली अबाउट द बॉयज, केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। यू हैव टू बी टफ, स्ट्रांग बनो कुछ भी हो जाए। तो मैं क्लियरली बोलता हूं, मतलब ये वेपन, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लो, बी फैनेटिक, फैनेटिक रहो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नेवर गिव अप, ये चीजें जरूरी है। लाइफ बहुत अलग है बाहर, जब तुम जाओगे तो चीजें बहुत डिफरेंट है बाहर जब आप जाओगे तो। अभी चीजें बहुत अच्छी लग रही है पर दुनिया बहुत डिफिकल्ट है, दुनिया बहुत मुश्किल है। यहां पर ह्यूमंस के इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, शायद मैं सच बोलता हूं बट दैट्स द ट्रुथ। आप ये सब जानते हो, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो लोग बोलेंगे तुम हार गए। ओके, यहां पर आपकी वैल्यू इस चीज से कभी नहीं होने वाली कि आप तो बहुत अच्छे थे, आप सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। ये सेकेंडरी हो जाता है। नंबर वन इज सक्सेस। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी इमोशनली वेरी 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 स्ट्रांग। स्ट्रांग तो आपको बनना पड़ेगा। ओके, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा बाहर रखो, अदरवाइज तुम्हारे इमोशंस किसी दिन खा जाएंगे तुमको। दुनिया में आपने जितनी भी गलतियां अब तक करी है अपनी लाइफ में, एक बार शांति से बैठकर सोचना, वो गलतियां तुमने तब करी थी जब तुम बहुत ज्यादा इमोशनल थे। यही चीज करी है ना, हाँ यही चीज होता है। तो हैव टू बी वॉरियर, एक ही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, यू हैव टू बी वॉरियर। गिव अप नहीं कर सकते, अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाना है। दुनिया का सबसे बड़ा जहर मैं मानता हूं कंफर्ट को। इंसान जिस दिन कंफर्ट में आना शुरू करता है ना, उस दिन से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जब भी लग रहा है कि मैं तो बड़ा कंफर्ट के अंदर आ गया हूं, तब समझो कि तुम डिग्रेड करते जा रहे हो। और लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है तो तुम जिंदा हो। जो स्ट्रगल कर रहा है मेरे लिए वही जिंदा होता है, जो बैठा आराम कर रहा है वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ इंसान, कोई मतलब नहीं उसका। बी स्ट्रांग, हमेशा स्ट्रांग रहो, और बाकी मिलके अपन जंग जीत लेंगे, ठीक है? डरना वरना नहीं है बेटा। जिन सिचुएशन से तुम गुजरे हो से मैं भी गुजर चुका हूं, और बहुत ही वर्स्ट चीजें होती आई न्यू, रो भी नहीं पाते भाई साहब कई बार तो ये चीजें होती, बट ठीक है देख लेंगे जो भी होगा। हर हर महादेव। ओके, अब देखो ऐसे अब क्या होता है, इंसान का ये जो कॉपर था, कॉपर वॉज दैट नॉट दैट मच स्ट्रांग। अब कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है, कॉपर इतना स्ट्रांग है क्या? नहीं, कॉपर इतना स्ट्रांग यहां पर नहीं था। अब कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं, तो इंसान क्या करता है कि दूसरे मेटल्स को उसमें मिलाना शुरू करता है। अब ऑब्वियसली वो खोज रहा है कि यार कुछ ऐसा मेटल मिल जाए। अब इंसान को एक मेटल मिलता है टिन, तो टिन और कॉपर को मिला के इंसान ने खोज करी ब्रॉन्ज की। और इसीलिए आप इस देखेंगे, इस एरा को ब्रॉन्ज एरा भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज के बाद, ब्रॉन्ज मिलने के बाद इंसान ने जंगलों को सही तरीके से काटना शुरू कर दिया, बिकॉज ब्रॉन्ज जो है वो रिलेटिवली स्ट्रांग है, इट्स रियली स्ट्रांग। ब्रॉन्ज स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग था ब्रॉन्ज, है ना, और रिलेटिवली स्ट्रांग है ब्रॉन्ज। तो इंसान ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और पेड़ों को काटने के बाद वो इंसान ने एग्रीकल्चर के अंदर महारत हासिल कर ली। बट ब्रॉन्ज के साथ एक चीज और आई है, दैट इज वेपन्स। दैट इज द वेपन। वेपन है कि नहीं? टिन कैसे मिला नहीं पता, अंश अपने को नहीं पता कि टिन कैसे मिला। वही मंगलू गया होगा घूमते घूमते, मंगलू भाई साहब को टिन मिल गया होगा। सी ये अजम्पशंस है, उस टाइम का कहीं लिखा नहीं कि कैसे क्या मिला इंसान को, बट सम हाउ वी मैनेज्ड, कैसे ना कैसे करके अपने को पता लग गया। हाँ जी, अब इसके बाद क्या होता है, इंसान ने ब्रॉन्ज के वेपन्स बनाना शुरू करे। वेपन्स क्यों बनाना शुरू करे? बिकॉज ये जो पूरा एरा है, इस एरा के बाद एक बहुत बड़ी चीज शुरू हो जाती है, दैट इज वॉर। इंसान के इतिहास को बदलने में जिस चीज का सबसे ज्यादा योगदान है, दैट इज वॉर। जंग को तुम टाल सकते हो, बट जंग से तुम अपना मुंह नहीं फेर सकते। वॉर इज इंपॉर्टेंट, वॉर इज नेसेसरी। कई बार जब मैं शब्द बोलता हूं तो कुछ सो कॉल्ड शांति चाहने वाले बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, आप एक गुरु होके हमको जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो। मैं कहता हूं यस, वॉर इज नेसेसरी। आज तुम जहां पर बैठे हो, तुम भी तो एक जंग ही लड़ रहे हो अपने जीवन के साथ। लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? हर दिन तुम्हारा एक नया होता है, हर दिन तुम एक नई स्ट्रगल कर रहे हो। वॉर इज इंपॉर्टेंट, वॉर इज नेसेसरी। अगर जंग नहीं होती तो इंसान इतना डेवलप नहीं होता। जंग जो है वो इंसान को नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है,
ये चीज हमेशा मेरी याद रखिएगा। वॉर इज नेसेसरी, इट्स नेसेसिटी। आप वॉर नहीं लड़ोगे तो सामने वाला तो आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल बैठा ही हुआ है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां से वॉर के एरा की शुरुआत होती है, और जब वॉर के एरा की शुरुआत होती है तो इंसान का डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो रहा है। जब इंसान शांति से बैठा है, कोई इंसान शांति से बैठा है, उसका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है, बट जब कोई इंसान जंग के मैदान के अंदर है, उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है ना? याद है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आई एम फ्रॉम द राजस्थान। राजस्थान में कहते हैं लोग साहब कि यहाँ तो पानी नहीं है, अटे पानी नहीं है साहब, पानी कटे है, पानी नहीं। आ तो मैं कहता हूं राजस्थान में पानी से ज्यादा खून है, खून है। मैंने शायद पहले भी ये बात कही कि एक समय ये था कि राजस्थान में अगर किसी घर में 18 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा मिल जाए तो उस घर को लोग देखना पसंद नहीं करते थे। बोले इतना बड़ा बच्चा कैसे हो गया, क्या जंग लड़ने कोई नहीं गया यहां से? दीज आर द थिंग्स। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, अभी एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महाराणा सांगा के बारे में कितनी बड़ी बात कही, महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में कितनी बड़ी बात करी। उसको पता भी है कि महाराणा संग्राम सिंह जी थे क्या? राणा सांगा, 80 घाव शरीर पे। हमारे एक ब्लेड का कट लग जाए तो इंसान तड़प जाता है। 80 घाव, 80 घाव शरीर पे होना। एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, एक आंख नहीं है। जब लड़ने जाते थे तो घोड़े पे बांधना पड़ता था, बांध के लड़ाई लड़ते थे, और उनके बारे में चीज कही गई। और मुझे समस्या है कि हम सब सब बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। राणा सांगा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वैसे लोग नहीं होते ना तो कब से लोग घुस जाते अपने देश के अंदर। साका और जोहर, जोहर समझते हो? आपने शायद मूवी के अंदर केवल देखा होगा कि सब महिलाओं ने अपने आप को आग लगा ली। अरे साका और जोहर का असली मतलब पता है क्या होता है? साका का मतलब है कि जब समझ में आ जाए कि अब जीवन जो है अब ज्यादा बचा नहीं है, बिकॉज दुश्मन से लड़के अब अपने आप को समाप्ति करना है, दुश्मन की संख्या ज्यादा है। तो जितने पुरुष होते थे ना, जितने पुरुष हैं, सब के सब केसरिया साफा पहनते थे, केसरिया बाना पहनते, और अपने घर पे अपनी मां से, अपनी छोटी बच्ची से, अपनी वाइफ से जाके खुद सोचो बोलते होंगे वो कि अब तुमको जोहर करना पड़ेगा। क्या बीतती होगी उनके मन पे। और वो महिलाएं कितनी स्ट्रांग है, बोले शरीर को छूने नहीं देंगे हम, ये जो बाहर से आए हैं इनको अपने शरीर को नहीं छूने देंगे, अपने आप को अग्नि के अंदर समर्पित कर देंगे। इसे कहा जाता है जोहर। आग का इतना सा अगर लग जाए ना, इंसान तिलमिला जाता है, वो हंसते हंसते अपने आप को उस अग्नि में समर्पित कर देती हैं। दैट इज द जोहर एंड दैट इज द साका। सोचो उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी बेटा, जिसकी छोटी सी बच्ची को बोलना पड़ रहा है कि बेटा दीज आर द थिंग्स। अब वो जो बोल के बैठे उनको क्या पता जीवन में चीजें। गुस्सा आता है सच में, क्योंकि इतिहास पढ़ा ही नहीं ना। इब्राहिम लोदी के बारे में सुना है? इब्राहिम लोदी साहब बहुत बड़ा, बाबर ने इसको हराया था, 6 महीने तक कैद करके रखा था राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बोलना और करना बड़ा अलग चीज हो जाती है। जंग जब वहां लड़ी जा रही तो वहां पर गोलियां नहीं चल रही, आमने सामने मैन टू मैन वॉर होता है वहां पे। राणा सांगा बहुत अलग चीज है, राणा महाराणा संग्राम सिंह है वो। तो थिंग्स आर दैट थिंग। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने इतिहास को जानना बड़ा जरूरी है। गर्व किस पे करोगे तुम? इतिहास पे ही करोगे ना। बट क्या कर सकते हैं साहब, क्या बोले। चलिए आगे बात करते हैं। वॉर, वॉर इज इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से वॉर इज इंपॉर्टेंट। और वॉर में जो जानवर है दैट इज हॉर्स। ये देखो घोड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे लॉयल जानवर घोड़ा है। ठीक है, ओके। अब देखो ब्रॉन्ज एज के अंदर एक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे आगे, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां तक क्लियर हो गया। और ब्रॉन्ज एज के बाद हमें मिलेगा आयरन। और आयरन एज कहा जाता है कि साहब 1200 बीसी से 600 बीसी के आसपास का जो एज है ब्रॉन्ज है, ये आयरन एज है। बट रियल अगर मैं बात करूं तो 900 बीसी के आसपास आयरन अपने को मिल गया था। 900 के आसपास आयरन अपने को मिल गया था। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इमरजेंस ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। इतिहास इंसान का किस तरीके का रहा, क्या रहा, उसके बारे में हमने बात करी। यहां तक क्लियर है? डॉग, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉग लवर्स, का बहुत अच्छा प्यारा जानवर है, पर कभी घोड़े के साथ रह के देखो, समझ में आएगा। अभी घोड़े पालने की परमिशन नहीं मिलती है ना इसलिए अपने को लगता है क्या। चलिए आगे बढ़े। देखो सीधी बात है, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन इज सुप्रीम। वो हमेशा अपने यहां रखना। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन इज सुप्रीम। उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। ना तुम ना मैं, ना मेरी जान, ना मेरा परिवार। सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि। चलिए आगे बढ़े बेटा। यहां तक क्लियर हो गया कैरेट्स, है ना? अब अपने को बात करनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओके।
सही बात है। आगे बढ़े बेटा। सही है। आगे बढ़े बच्चा। हाउ द डेवलप वॉर टूल्स, दिमाग लगाया इंसान ने कि कैसा टूल्स कब बनाना चाहिए, इसकी जरूरत क्या होती है, क्या तरीके से बनाया जाता है, और उसके बाद इंसान ने डेवलप करना चाहिए शोर को, टूल्स को। अब देखो, हम एक ऐसे एरा के बारे में बात करेंगे। देखो, अब मैं कुछ अंग्रेजों के बारे में बात करूं। हाँ, अंग्रेजों के बारे में बात करना अपन शुरू करते हैं, क्योंकि बात करना जरूरी है। अंग्रेजों को आज भी ये लगता है, और अंग्रेजों को उस टाइम पर भी ये लगता था कि भारत के अंदर जो लोग हैं दे आर नॉट सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जिसके अंदर मैनर्स हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा चले। अंग्रेजों को ये लगता था कि भारत के अंदर तो लोग सिविलाइज्ड है ही नहीं, जंगली है भारत के लोग। तो अंग्रेजों को लगता था ऐसा। वॉट द ब्रिटिशर्स थॉट, स्टिल आज भी इनको ये लगता है। बिलीव मी, आज भी इनको ये लगता है। तुम बोलोगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आज भी ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि हम उनसे कम है, और इसमें अपनी भी गलती है, अपनी बहुत बड़ी गलती है। तुम किसी गोरे आदमी को देखते हो, कैसे फोटो खिंचाने पहुंच जाते हो, सिर चुआ रहे हो भाई, क्यों? तुम आज भी समझते हो कि किसी के चमड़ी का रंग अगर गोरा है तो तुमसे ज्यादा महान हो गया। दैट इज द मेंटालिटी, दैट इज द साइकोलॉजी। मैं इसके बारे में हमेशा बात करता हूं, अपनी विचारधारा के बारे में सोचो, सोचना बड़ा जरूरी है। अंग्रेजों को भी ये लगता था कि साहब हम गोरे हैं, हमारी चमड़ी का रंग गोरा है, तो हम भारतीयों से काफी महान है। बोले ये तो जंगली है भारतीय। और अंग्रेजों को बहुत लंबे टाइम तक ये लगता रहा, आज भी इनको लगता, पर इनका ये बहुत बड़ा भ्रम दूर हुआ था। देखो, अंग्रेजों को क्या लगता था कि भारत में अलेक्जेंडर जब आया था, आपको याद होगा एक बैटल ऑफ हाइडबसिस हुई थी 326 बीसी के आसपास, जिसमें अलेक्जेंडर को लड़ना पड़ा था भारत के एक बहुत महान सम्राट से, जिसका नाम था महाराजा पुरुषोत्तम। आप जब जिन्हें आप सभी पोरस के नाम से जानते हो, बट रियल में इनका नाम था महाराजा पुरुषोत्तम। महाराजा पुरुषोत्तम और यहां पर अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई। आई नेवर से अलेक्जेंडर द ग्रेट, मेरे को पता नहीं इसको ग्रेट क्यों बोलते हैं। यस, ही इज अ गुड वॉरियर, पर ये ऐसा नहीं था कि किसी भी वॉर को नहीं हारा। जो लोग अलेक्जेंडर को ग्रेट बोलते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक बार अहोम्स की हिस्ट्री पढ़ लेना। अहोम्स आसाम के अंदर, एक बार सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बात करना, एक बार इक्ष्वाकुस के बारे में सोचिएगा, इक्ष्वाकुस कौन है, तब जाके समझ में आएगा। एक बार अगर थोड़ा सा और ज्यादा भ्रम हो रहा हो ना, तो एक बार महाराज बप्पा रावल के बारे में पढ़िएगा। आप जिस रावलपिंडी, पाकिस्तान को जिस रावलपिंडी पे बड़ा गर्व है ना, रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम पे बना है। बप्पा रावल साहब कौन है बताऊंगा मैं, है ना, पढ़ेंगे अपन। अफगानिस्तान तक, ईरान तक जाके वो अपने साम्राज्य को स्थापित करके आ गए थे, और हर 100 किलोमीटर के ऊपर चौकी बनाई थी। बताएंगे, पढ़ेंगे अपन उनके बारे में। अब देखिए क्या है, अब इनको ये लगता था साहब कि अलेक्जेंडर के आने से पहले तो भारत के अंदर लोग जो है वो तो जंगली थे, इनको कुछ आता थोड़ी ना था। दे आर द ब्लैक पीपल, काले रंग थे, श्वेत वर्ण नहीं है इनका, ये काक वर्ण के हैं। काक वर्ण मतलब काले थे। इनके बारे में बात करेंगे बेटा अपन, जब अलेक्जेंडर का चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना, तब मैं पोरस महाराजा पुरुषोत्तम के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, चीजें अपन करेंगे उस बारे में बात। पर अभी केवल एक रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूं कि अंग्रेजों को लगता था साहब कि इसके पहले तो भारत के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर इनकी आंखें तब खुल के रह जाएगी जब भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता मिलेगी जिस सभ्यता को दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाएगा। जिस टाइम पर दुनिया के अंदर लोग जो है वो खेती करना सीख रहे थे ना, सीख रहे थे, आ नहीं गया था। जिस टाइम पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में, ब्रिटेन में जिस टाइम पर लोग खेती करना सीख रहे थे, उस टाइम पर भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर एक प्रॉपर सिटी प्लानिंग देखने को मिलती। शहर है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। अरे इतनी बड़ी बात थी भारत में कि 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग आपको मिल रही, घर जो है 2 फ्लोर्स के। हर घर में साहब एक वेल मिलेगी, वॉशरूम है, नालियां बनी गई है, एक प्रॉपर एक सिटी का, शहर का प्लान देखने को मिलता है। एक ऐसी सिविलाइजेशन भारत के अंदर देखने को मिलती है। और जब ये बात इन लोगों को, अंग्रेजों को पता लगती, तो कुछ समय तक इन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश करी, पर इनके खुद के हिस्टोरियंस ने, इनके खुद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोगों ने ये बात पूरी दुनिया को बताई कि भारत के अंदर दुनिया की कैसी एडवांस सिविलाइजेशन मिली है, जैसी सिविलाइजेशन के बारे में अंग्रेज उस समय पर सोच तक नहीं सकते थे। और इस सिविलाइजेशन को हम सब जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। देखो, दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 सबसे बड़ी सभ्यताएं रही, 4 सबसे बड़ी सभ्यता रही। ये केवल समझना है, इसको रटना मत, याद क्या रखना है वो मैं बताऊंगा आगे। स्टार जिस पे बना लो एटलीस्ट वो करके जाइएगा। दुनिया के अंदर 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही है। कितनी? 4 है। दुनिया के अंदर 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन रही है। अब इसमें बात की जाती है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इजिप्शियन सभ्यता, ये नाइल वैली के, नाइल नदी के किनारे पर है। नाइल वैली किसके लिए फेमस है? मगरमच्छों के लिए। हाँ जी, बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, आज भी हैं। दूसरी है यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ अपन व्यापार करेंगे। ये थे टिग्रिस नदी के किनारे पर। तीसरी हम बात करें तो दैट इज चाइना की वांगहो वैली की सभ्यता, वांगहो नदी के ऊपर है चाइना की सभ्यता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
ये थी हमारे भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एरिया आप देखो, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है ये। जी हां, बाकी सभ्यताएं बड़े छोटे छोटे एरिया के अंदर है, इंडस वैली दुनिया के सबसे बड़े एरिया के अंदर सभ्यता थी। ये सभ्यता दुनिया के सबसे बड़े एरिया के अंदर है, सबसे बड़े एरिया के अंदर सभ्यता है दुनिया के। सोचिएगा कितनी बड़ी सभ्यता है। और बड़ी बात है साहब कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं इनके साथ, मेसोपोटामिया के साथ हम व्यापार करते हैं। केवल जमीन के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमारे जहाज जाते हैं इनके शहरों के अंदर, और जहाज के साथ भी व्यापार यहां पर हो रहा है। अब अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बट ये सभ्यता भारत के अंदर थी। और आज हम इसी सभ्यता की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सवाल ये आता है कि इसको इंडस वैली क्यों कहते हैं? इंडस क्या है? इंडस का मतलब क्या है? सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु वास्तविकता में एक नदी है, इंडस एक नदी है, और सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास होता है। दैट इज द रीजन इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ चीजें याद रखेंगे। अब इस सभ्यता कितनी बड़ी है, देखो कितनी बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ी सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दुनिया की 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता पाई जाती है। उस टाइम पर तो पूरे भारत के अंदर ही थी, पर दुनिया की 3 कंट्रीज में आज सभ्यता मिलती है आपको। 3 कंट्रीज कौन सी है? पहला तो अपना देश भारत, जहां जहां तक सभ्यता फैली, देखो देखो ध्यान से, कहां तक फैली सभ्यता? पहला देश है अपना भारत, प्यारा भारत। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सवाल मैं पूछता हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तुमको भारत नाम ज्यादा अच्छा लगता है कि इंडिया ज्यादा अच्छा लगता है? दिल से बताना, कोई मुझे लुम लपेट नहीं चाहिए कि सर मैं बोल के महान बन जाऊंगा, नहीं। तुम्हें भारत नाम ज्यादा अच्छा लगता है या इंडिया नाम ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे व्यू बताना अपना। दूसरी पहले तो देश है अपना भारत, पहला देश अपना है भारत। भारत के अंदर देखो ये वाला एरिया पूरा भारत का। दूसरा है वो टुकड़ा पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरा है यहां पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान याद रखिएगा। भारत अच्छा लगता है सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। इंडिया दैट इज भारत याद रखना। अपने देश के 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम अपने देश के, बहुत बढ़िया। और हिंदुस्तान नाम जो है वो दिया गया है, ऐसे संविधान के अंदर नाम नहीं हिंदुस्तान, है ना, पर पढ़ेंगे अपन इसके बारे में भी। तो याद रखना ये जो सभ्यता है दुनिया की 3 कंट्रीज में फैली। देखो अफगानिस्तान साइड भी, ये देखो काबुल है, देखो अफगानिस्तान साइड भी है सभ्यता। पाकिस्तान में तो है ही सही, मोहनजोदारो देखो हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर ही, और भारत के अंदर भी ये सभ्यता है। तो याद रखिएगा कि सभ्यता दुनिया के 3 कंट्रीज के अंदर, दुनिया के 3 देशों के अंदर सभ्यता फैली है। और इसमें सबसे बड़ा एरिया सभ्यता का किसके पास है आज? आज पाकिस्तान के पास इस एरिया, इस सभ्यता का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया इसी के पास है, पाकिस्तान के पास है। पर इनको वैल्यू नहीं है, इनको वैल्यू नहीं इंडस वैली की। मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। इनके पाकिस्तान इतना, मतलब वो इतना जाहिल कैसे हो सकता है? कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है? मतलब इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है भाई? तुम्हारे यहां पर इतनी बड़ी साइट मिली आर्कियोलॉजिकल, सुनो इनका दिमाग देखो। मतलब अब देखो मैं कहता हूं कि यार पैसा भी तो चाहिए, खाना वाना भी तो खाएंगे इसलिए शायद किया होगा। देखो क्या है, इनके एक साइट मिली, इनके इंडस वैली की बहुत बड़ी साइट मिली। इन गधों ने, देखो ऐसी जो साइट्स होती है ना, ऐसी जो इंडस वैली की साइट्स होती है, जो इतनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है, वहां पर किसी को कदम भी नहीं रखने दिया जाता है कि मैं जूते पहन के चला जाऊंगा तो मुझे जेल में डाल देंगे। अपने यहाँ पर लॉ बने हुए हैं। ये भाई साहब ने वहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट करवा दिया इंडस वैली की साइट पे म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है, वहां पर बिल्कुल पाइप ठोक दिए। अरे भैया वहां पांव भी नहीं रख सकते, पाइप ठोक दिए, कारपेट्स बिछा दी गई, लोग बैठे हैं, नाच गाना चल रहा है। ये दिमाग है इनका, दैट इज अ थिंग, ये दिमाग है इनका। सोचो, फिर बोलते कि हमको प्रथमेश सर पाकिस्तान को बोलते, अरे मैं क्या करूं? ये दिमाग है इनका। वो कॉन्सर्ट चला रहे हैं भाई साहब, नाच रहे हैं लोग क्या है, मतलब ये क्या है यार, ये क्या लोग हैं? ये है, ये है, क्या बोले इनको? देखो ये चीज है भाई साहब। ठीक है चलो जो भी था, अब देखो ये तो है ही, मतलब क्या बोले, ठीक है। अब देखो इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? देखो इसके कई सारे नाम है। इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक बहुत पुरानी नदी थी, एंशियंट रिवर थी सरस्वती, अभी वो नदी नहीं है। एंशियंट रिवर सरस्वती के आसपास ही सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो पहला शहर मिला, जो पहला, देखो क्या होता है कि रूल चलता है कि अगर आपने किसी सभ्यता की खोज की है तो जो पहला शहर वहां पर आपको मिल जाएगा ना, उस शहर के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो उसका नाम रखा अपन ने हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हमने देखा साहब कि इंडस नदी के आसपास इसके बहुत सारे शहर मिल रहे हैं, तो अपन इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन रख दिया।
फिर देखा कि साहब इंडस नदी के नहीं, इंडस नदी के आसपास जमीन पे भी बहुत सारे शहर मिल गए, तो अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। और इस तरीके से इसके कई सारे नाम है, इससे कई सारा नाम है, बट इससे जो रियल नाम इसका दिया गया है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज एक बहुत पुरानी नदी, एंशियंट रिवर थी सरस्वती, उसके आसपास भी इसके कई सारे शहर मिले थे। बट याद रखिएगा, अब इस ये जो इंडस जो सरस्वती रिवर है ना, अब तो साहब वो थोड़ा सा एंशियंट है, तो अभी वो इतनी बची नहीं। आज इसे आप गग्गर हाकरा रिवर के नाम से जानते हैं। देखो ये हाकरा रिवर, ये गग्गर रिवर यहां पर है। अब इस सभ्यता के बारे में बात की जाए, मुझे बताओ, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैंने बताया ये सभ्यता, इंडस वैली की जो सभ्यता है, ये कितने कंट्रीज के अंदर फैली हुई है? कितनी कंट्रीज के अंदर इंडस वैली की सभ्यता फैली है? एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्रीज? कितनी कंट्रीज के अंदर इंडस वैली की सभ्यता फैली हुई है? सवाल आया बच्चा, ना इसे ऐसे सवाल आते हैं, कितनी कंट्रीज के अंदर इंडस वैली की सभ्यता फैली हुई है? बताओ, एक, दो, तीन, कितनी कंट्रीज के अंदर? बिल्कुल सही, अभी हमने देखा साहब, कितनी कंट्रीज? तीन कंट्रीज। नोट कीजिएगा, देर आर ओनली थ्री कंट्रीज जहां पर सभ्यता फैली हुई है। कितनी? तीन कंट्रीज के अंदर, एक अपन, एक वो टुकड़ा और एक अफगानिस्तान, तो तीन कंट्रीज है ना। 83.18, अभी भी 83, बहुत बढ़िया। और देखो कई सारी मेजर साइट्स हैं इसकी, बहुत सारी मेजर साइट्स है। लाइक अपन बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे, है ना, चन्हूदारो के बारे में बात करेंगे, धोलावीरा के बारे में बात करेंगे, लोथल के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जिनके बारे में बात करना भी जरूरी है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि देखो नियरली, अगर हम एनसीईआरटी की बात माने, तकरीबन तकरीबन 2800 हड़प्पन साइट्स मिली है, ऐसी जगह जहां पर इसके अवशेष मिले तकरीबन 2800 हड़प्पन साइट्स मिली है। जिसमें से अगर आप देखेंगे कि जो मैच्योर फेज था इसका, उसकी 1022 हड़प्पन साइट्स मिली है, जिसमें से 406 पाकिस्तान के अंदर है और 616 इंडिया के अंदर है। तो इसके कई सारे फेसेस देखने को मिलते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, आईवीसी के बारे में हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है? किस टाइम पर यह सभ्यता आई है? इसका टाइम पीरियड क्या है? देखो अब देखो टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इतिहास के अंदर। देखो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए। अपन एक टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे सब टाइमलाइन के बारे में कि सभ्यता कहां से आई है ना, कितनी बड़ी सभ्यता तो ये तो हमने देख ली, पर इस सभ्यता की टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन समझते हो ना, कब से कब तक ये सभ्यता रही, कब स्टार्ट करी, कब क्या करी? ध्यान से देखना। देखो किसी भी इंडस वैली सभ्यता के आपको तीन फेसेस देखने को मिल रहे हैं। अब पहली बात, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जा रहा है? व्हाई इट इज सिविलाइजेशन? देखो सिविलाइजेशन सभ्यता को कहा जाता है, यहां पर लोग सभ्य है। सभ्य का मतलब क्या है? कि लोग ट्रेड कर रहे हैं साहब, इंडस वैली में ट्रेड हो रहा है। बहुत अच्छे पॉटरी बनाते हैं इंडस वैली के लोग, बिल्कुल पॉटरी वोटरी बना रहे हैं। पॉटरी मतलब बहुत बढ़िया बर्तन बना रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो इंडस वैली के अंदर आप देखने के लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसके साथ जमीन के द्वारा भी ट्रेड किया जा रहा है, और जमीन के साथ साथ जो है वो जहाज के द्वारा भी ट्रेड किया जा रहा है। तो लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडस वैली के अंदर, ये सभ्यता इसलिए। दूसरी बात, इंडस वैली के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं बहुत सही तरीके से, वहां पर प्रॉपरली उनके घर बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपरली, और घर का जो मकान है, मकान बहुत बढ़िया बना के रखे, मतलब पक्की ईंट के मकान बनाए जा रहे हैं, पक्की ईंट के साथ बर्न ब्रिक्स के मकान बनाए जा रहे हैं, ईंट का साइज एक्जैक्टली सेम है, वेट एंड मेजर्स उनके पास है। दैट्स वाई इसे सभ्यता कहा जाता है। और ये अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ऐसा नहीं कि गांव आवे, प्रॉपर शहर बना के रखे, दैट्स वाई इसे सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए कोई भी सभ्यता की शुरुआत किसी ना किसी स्टेज से होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली की जो शुरुआत है वो 3300 बीसी के आसपास हुई। देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 3300 बीसी के आसपास, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 3300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3300 साल पहले। फिटकरी के पानी में हाथ रखो, पाम में अगर पसीना आता है तो। अब ये कहा जाता है साहब कि 3300 साल पहले सभ्यता की शुरुआत होती है, और इसके बाद ये सभ्यता धीरे धीरे फलना फूलना शुरू कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे लोग पॉटरी बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे लोग शहर बनाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ये कौन सा फेस माना जाता है? ये फेस माना जाता है इसका अर्ली फेस। अर्ली मतलब धीरे धीरे आप सीख रहे हो भैया, अभी आप सीख रहे हो, अभी आपको आया नहीं है।
आप धीरे धीरे चीजों को, आप पॉटरी बनाना, धीरे धीरे आप मकान बनाना, मशीन्स बनाना, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो। उसके बाद क्या होता है कि 2600 बीसी, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक का जो टाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस रहा है। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक ये सभ्यता अपने चरम पे रहेगी। चरम मतलब पीक पे चलेगी साहब। पीक का मतलब क्या होता है, ये सभ्यता अपने चरम पे 1900 बीसी से लेके 2600 बीसी के आसपास अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर ये सभ्यता अपने चरम पर है। चरम मतलब क्या होता है बेटा, पीक पे। पीक पे साहब ये सभ्यता, मतलब यहां पर ये जो सभ्यता है साहब, ये बहुत बहुत सही तरीके से फ्लोरिश हो रही है। यहां से सभ्यता प्रॉपर मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। मैच्योर का मतलब अब यहां पर बहुत अच्छे पॉटरी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉटरी बना रहे हैं, बिल्कुल मैच्योर फेस है साहब, मतलब अपने सबसे ऊपरी चरण पे पहुंच गए, पीक पे पहुंच गई सभ्यता, सब बहुत बढ़िया हो रहा है। याद रखिएगा कब से कब तक हो रहा है, ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक इस सभ्यता का मैच्योर फेस माना जाता है। मैच्योर मतलब समझ रहे हो ना, अब बहुत बढ़िया चीजें चल रही है, ये सब चीजें बढ़िया चल रही, बहुत बढ़िया चल रही चीजें, मैच्योर फेस माना जाएगा। याद रखिएगा ये इसका मैच्योर फेस है, ये सब बहुत बढ़िया चीजें चल रही। तो याद रखना जो रियल इसका मैच्योर फेस है इंडस वैली का, जहां पर इस सभ्यता सबसे अपने पीक के ऊपर थी। पीक मतलब बहुत अच्छे घर बना रहे हैं, बहुत अच्छे पॉटरीज बना रहे हैं, अब ये बिल्कुल डेवलप्ड हो चुके हैं। वो 2600 से 1900 बीसी का टाइम, ये टाइम याद रखना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1900 बीसी के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे, पता नहीं किसी रीजन से, ये सभ्यता धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर दे और 1400 बीसी तक ये सभ्यता खत्म हो जाती। कब तक, 1400 बीसी तक ये सभ्यता खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया। तो जो एनसीईआरटी कहता है ना, एनसीईआरटी हमेशा एग्जाम के अंदर जब भी सवाल पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा मैच्योर फेस का, कि साहब इंडस वैली जो है उसका मैच्योर फेस क्या आता है, इंडस वैली सभ्यता का रियल टाइमिंग क्या है। तो रियल टाइमिंग बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द मैच्योर फेस। तो मैच्योर फेस कौन सा है बच्चा, मैच्योर फेस यहां पर रहने वाला है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। अब एक सवाल का मुझे जवाब दो। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो इंडस वैली का टाइमिंग याद रखिएगा, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी का जो समय है, दैट इज मैच्योर फेस। ये मैच्योर फेस है। और इसका बेटा फ्लैट फुक का बता दूंगा, मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। ये मैच्योर फेस वाला है। अब देखो ये अर्बनाइजेशन है, ये अर्बन है, शहर बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम है, सारी चीजें इंडस वैली के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब एक सवाल का जवाब मुझे दो, इंडस वैली जो है वो कौन से एज की सिविलाइजेशन है। इंडस वैली कौन से एज की सिविलाइजेशन है, जरा बताना मुझे। इंडस वैली किस एज के अंदर आता है। इंडस वैली आता है भैया आयरन एज के अंदर आता है इंडस वैली। इंडस वैली आता है ब्रॉन्ज एज के अंदर आता है इंडस वैली। इंडस वैली जो है वो स्टोन एज के अंदर आता है। इंडस वैली जो है वो कॉपर एज के अंदर, कॉपर तो नहीं बोलूंगा मैं, या जो इंडस वैली जो है यहाँ पर जो है इंडस वैली जो है वो इनमें से कोई नहीं, नो मन। इंडस वैली कौन सी एज की सिविलाइजेशन है, ये सवाल पूछा है एनडीए में, पीवाईक्यू है। हम बात करेंगे इसके बारे में कि इंडस वैली किस एज की सिविलाइजेशन है, आयरन ब्रॉन्ज स्टोन, इंडस वैली कौन से एज की सिविलाइजेशन है। ध्यान से देखो, बताया है मैंने, हालांकि बता चुका हूं मैं, स्टिल आई वांट कि आप लोग ध्यान रखें इसके बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एज की सिविलाइजेशन है, विच एज सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही। देखो याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम है 26 से, आप 3300 से भी ले लो, आप 2600 से भी ले लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको याद होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली, अगर एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करूं, इट इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। याद रखना, बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। नोट करिएगा, ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। 61% बच्चों का आंसर सही, कोई बात नहीं, नोट्स के अंदर मैं लिखवा दिया हूं, तो चिंता मत कीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली बात, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। डेट के बारे में बात करें भाई, 2600 से लेकर 1900 बीसी तक इसको डेट माना जाता है, और पूरा एरिया इसका 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया के बारे में बात करें। और ये जो सिविलाइजेशन है ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर। ट्रायंगुलर कैसा होता है, देखो सिविलाइजेशन का एरिया अगर आप देखोगे, आप देखो एक ट्रायंगल के अंदर दिख रहा है एरिया, ये ट्रायंगुलर शेप बना रही है, ये देखो ट्रायंगल की तरह। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो एक चीज याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इट्स ए ट्रायंगुलर शेप सिविलाइजेशन। अब देखो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, दुनिया के 3 देशों के अंदर ये फैली है। अब सवाल कई बार क्या बड़ा बेसिक आ जाता है, जैसे इंडस वैली के नॉर्थ में कौन सी जगह है,
इंडस वैली के सबसे साउथ में कौन सा शहर मिला, इंडस वैली के सबसे ईस्ट में कौन सा शहर मिला साहब, इंडस वैली के सबसे वेस्ट में कौन सा शहर मिला, ये सवाल आते हैं। अब ये सवाल का जवाब इस स्लाइड से मिलेगा। देखो याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जिस पे स्टार बना रहा हूं, कम से कम ये कर लेना। जैसे इंडस वैली के नॉर्थ में सबसे नॉर्थ पार्ट इंडस वैली का कौन सा है, मांडा, याद रखना मांडा। ये कहां पर है, ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर मांडा है, ये शहर मिला, ये इंडस वैली का शहर है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो नॉर्थ में जो सबसे नॉर्थ में एरिया इंडस वैली का वो है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर है। दूसरा, सबसे साउथ में आप जाओगे ना तो साउथ में मिलेगा आपको दाइमाबाद, ये वाला याद मत कर लेना, ये अर्लियर है, पुराना, अभी नए खोज के अकॉर्डिंग सबसे साउथ में दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ये सबसे सदर्न प्लेस है। सबसे नॉर्थ के प्लेस, सबसे वेस्ट प्लेस के बारे में बात करूं तो ये है आपका सुतकंदौर। सुतकंदौर कहां पर है, ये दश्क नदी का पर है, नदी पर है। देखो कहां है सुतकंदौर, देखो सबसे वेस्ट के अंदर दिखेगा आपको, ये देखो ये रहा सबसे वेस्ट में, ये रहा सुतकंदौर दिखा, ये देखो नीचे दिख रहा है, ये दाइमाबाद आ गया सबसे नीचे, सबसे साउथ में दाइमाबाद आ गया। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसके बाद अगर मैं सबसे ईस्ट वाले इलाके के बारे में बात करूं, इंडस वैली का सबसे ईस्ट वाली साइड कौन सी, जो सबसे ईस्ट के अंदर मिली, दैट इज आलमगीरपुर। ये हिंदल नदी के किनारे है और ये यूपी में है। अब एरिया चाहो तो देख लो कि नॉर्थ से साउथ तक का एरिया इसका 1400 किलोमीटर का इंडस वैली का, और अगर साउथ से, माफ कीजिएगा, अगर ईस्ट से वेस्ट अगर आप जाओगे तो 1600 किलोमीटर का एरिया इंडस वैली का कवर किया जाता है। तो ये सारी चीजें इंडस वैली के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भाई साहब पढ़ना लिखना जानना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। इंडस वैली की खोज किसने करी, क्या करी, अपन थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। चलो, सिटी नेम लेटेस्ट है बेटा, सबसे अभी वाले ही हैं। सिटी नेम जो है वो लेटेस्ट है, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं क्या है नहीं। एक मिनट देना बेटा, पानी पी लूं मैं, एक मिनट। चलो, अब देखो इंडस वैली की खोज कैसे हुई, ये भी कहानी है कि खोजा किसने भैया। चलो इतनी बड़ी सभ्यता मिल गई, पर सर खोजा किसने, किसी आदमी ने खोजा होगा, ऐसे थोड़ी कि हवा में एकदम से ऊपर आ गई, किसी आदमी ने ही खोजा होगा। तो देखो एक बड़ी कहानी है, इस व्यक्ति का नाम था, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में एक आदमी का नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन कौन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है ना एक नौकर बन के आता है। नौकर बन के इन द सेंस इसको काम दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर जहां पर अपने हथियार नहीं रखते हैं, उन हथियारों की रखवाली ये करेगा। मतलब एक आर्मरी का इंचार्ज इसको बनाया जाता है कि साहब ये आर्मरी यहाँ पर हथियार हथियार रखें, तो इसका इंचार्ज है। पर ये भाई साहब का मन थोड़ा सा क्या है, फिर से उड़ चला, मतलब इलाही मेरा दिल आहे आहे, वो जो गाना है ना, ये दीवानी है दीवानी वाला, ये इस तरह का आदमी है। इसको घूमना पसंद है। बोले मैं एक जगह पर बंद के, जीवन मेरा जो है वो बंद के नहीं रह सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरा जीवन घूमने में। तो भाई साहब भाग जाते हैं, भाग गए भाई साहब, भाग गए, नौकरी वोकरी छोड़ के निकल गए, बोले भाग गए भाई साहब, हम भाग गए। भाग के भाई साहब घूमते फिरते बढ़िया, बलूचिस्तान बलूचिस्तान सब जगह घूमते। अब जब ये हड़प्पा के पास जाएगा, मतलब पंजाब वाला, पाकिस्तान वाले पंजाब वाला एरिया जहां पर इंडस वैली का एरिया है, वहां पर जब ये भाई साहब जाते तो इनको मिलते हैं बड़े बड़े माउंट्स, मतलब बड़े बड़े टीले मिलते हैं। इतना बड़ा टीला मिला, फिर इतना बड़ा टीला मिला। अब ये टीले टीले पे इसको लगा कि यार ये टीले पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, और इन टीलों की रिपोर्ट करेगा। तो पहली बार रिपोर्ट ये भाई साहब करते हैं जाके कि देखो यहाँ पर कुछ तो है, देयर इज समथिंग, कुछ है यहाँ पे। टीले की रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे। इन टीलों की रिपोर्ट इसने करी। अभी भाई साहब ने टीले की रिपोर्ट करी, पर इसको पकड़ के ले गए अंदर, बोले क्या भैया भाग गए, नौकरी छोड़ के, नौकरी से निकाल दिया इनको। पर पहली बार इंडस वैली की जो रिपोर्ट करने का श्रेय दिया जाएगा कि बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ हो सकता है, ऐसा बताने का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स मेसन को। 1826 के अंदर ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनको इस सभ्यता को खोजने का श्रेय लिटरली दिया जाता है, इस व्यक्ति का नाम है सर अलेक्जेंडर कर्निगम। नोट करना, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। सर अलेक्जेंडर कर्निगम क्या है, ये हड़प्पा जाते हैं, हड़प्पा साइट के ऊपर ये जाते हैं 1853 में, और वहां से इनको एक सील मिलती है, पत्थर मिलेगा, पत्थर के ऊपर एक बुल बना है, एक भैंसा, बुल तो नहीं, एक बैल बना हुआ है पत्थर के ऊपर। उस बैल के नीचे कुछ 6 शब्द लिखे, 6 लेटर्स लिखे। ये लेटर समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है, क्योंकि लैंग्वेज इनको आती नहीं थी। तो ये कहा जाता है साहब कि इंडस वैली को खोजने का जो रियल श्रेय किसी व्यक्ति को दिया जाएगा वो है सर अलेक्जेंडर कर्निगम। और भारत के अंदर ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले सर्वेयर थे। जी हाँ, सर्वेयर क्या होता है कि जो जमीन से खोद के निकाले के चाहिए साइट यहां पर है। तो भारत के अंदर रियल में इंडस वैली को खोजने का जो श्रेय है
जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका नाम था सर अलेक्जेंडर कर्निंगम। 1853 के अंदर ये पहली बार हड़प्पा के अंदर कुछ नोटिस करते हैं, सील है, बैल बना है साहब, बैल के नीचे 6 अक्षर लिखे पर अक्षरों को पहचान नहीं पा रहे। और उसके बाद ये 2 बार और जाते हैं, 1856 के अंदर फिर जाते हैं हड़प्पा में, 72 में के अंदर फिर जाते हैं हड़प्पा के अंदर, बट स्टिल इनको समझ में नहीं आता। और उसके बाद ये आदेश देते कि देखो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सभ्यता है, इसको खोदना शुरू करो, इसको खोदो सा, इसके आसपास खोदो, आपको बहुत सारे शहर मिलेंगे। और उसके बाद इनके आदेश देते ही कई सारे शहर मिलना शुरू हो जाते। जैसे सबसे पहला शहर जो मिलेगा वो शहर मिलेगा हड़प्पा। याद रखिएगा 1921 के अंदर जो पहला शहर मिला, ये सवाल आता है आपके इंडस वैली के अंदर पहला शहर कौन सा मिला। इंडस वैली के अंदर जो पहला शहर मिला उसका नाम रखा गया हड़प्पा। हड़प्पा। और इस शहर की खोज किसने करी, इनका नाम भी पूछा जाएगा। इनका नाम था एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट सर दयाराम साहनी। ये सर दयाराम साहनी, इन्होंने खोज करी हड़प्पा की। उसके बाद 1 साल बाद और बड़ा शहर मिलता है, मतलब बहुत बड़ा शहर था तो, और ये मिलता है मोहनजोदारो। और इसकी खोज किसने करी, 1922 में इसकी खोज कर रहे हैं सर राखलदास बनर्जी। नोट कीजिएगा, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी। अब सवाल यहां से क्या आता है बेटा, यहां से सवाल में पूछे जाएंगे ईयर, किस साल हड़प्पा की खोज हुई, किसने करी, मोहनजोदारो की खोज किसने करी, किस साल हुई। तो 2 लोगों के नाम याद रखिएगा, इन्होंने हड़प्पा की खोज करी एक ने, और एक ने मोहनजोदारो की खोज करी। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद सर जॉन मार्शल है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, ये भी हड़प्पा की साइट्स के ऊपर जाते हैं और इसकी खोज करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीजें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बट एक सवाल जो आपके मन के अंदर आना चाहिए वो छोटा सा सवाल है कि इतना इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है हड़प्पा के अंदर भैया। हड़प्पा की जो सभ्यता है, अपन जब मोहनजोदारो के बारे में बात करते हैं, अपन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो आप मोहनजोदारो की हॉरर स्टोरी बताओगे, बता देंगे बता देंगे बता देंगे मोहनजोदारो की, कोई बात नहीं, बता दूंगा। अभी पहले अपन पढ़ ले फिर बता दूंगा मैं। मोहनजोदारो का मतलब क्या है पता है, मोहनजोदारो इसका मतलब क्या है पता है, क्या मतलब है मोहनजोदारो का, द माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, मरे हुओं का टीला बना दिया तुमने, मरे हुए लोगों को खड़ा कर दिया है, और मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेथ। इसके मिलने की कहानी भी खतरनाक है, बताऊंगा इसके बारे में। देखो इंडस वैली फेमस किस लिए, देखो एक तो बहुत बढ़िया इनका टाउन प्लानिंग है, देखो कितना बढ़िया टाउन प्लानिंग है। ये देखो बिल्कुल शहर वर बने साहब, यहाँ पर खेलने के लिए मैदान जैसा है। शहर देखो सड़कें कैसी बनी, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे को काट रही है, देखो 90 डिग्री के ऊपर सड़कें एक दूसरे को काट रही है। प्रॉपरली घर एक जैसे बने हुए हैं, देखो एक जैसे घर यहाँ पर बने हुए, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घर बना दिए। उसके बाद आप देखो प्रॉपर पॉटरी बना रहे हैं इस टाइम पर, पॉटरी मतलब पॉटरी बहुत बढ़िया बनाते हैं लोग, बहुत बेहतरीन पॉटरी बना रहे हैं, इसलिए ट्रेड हो रहा है पॉटरी का। इनके बर्तन बेचने जाते हैं, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग बर्तन खरीद रहे हैं इनके। देखो पॉटरी ऐसी वैसी नहीं है, देखो कितनी बढ़िया बनी है, रेड उसके ऊपर ब्लैक तरीके से ब्लैक कलर से पेंटिंग की गई है। तो सभ्यता की कई सारी खासियत है इसकी, और अभी अपन इसी खासियत के बारे में बात करेंगे कि इंडस वैली सभ्यता की खासियत क्या क्या है, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए जब भी इंडस वैली के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी खासियत अगर मैं बोलूं इंडस वैली की, सबसे बड़ी खासियत इंडस वैली की क्या थी, दैट इज द टाउन प्लानिंग। शहर जिस तरीके से बना इंडस वैली के अंदर, इनकी टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहतरीन है टाउन प्लानिंग, है ना। ये मूवी बनी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन साहब उसके अंदर हीरो बने थे। तो जो सबसे बड़ी खासियत है इंडस वैली की वो है टाउन प्लानिंग, और अभी अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि साहब ऐसा क्या खास है। आप सिविलाइजेशन बोल रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, है ना, बट सबसे बड़ी बात क्या थी, इनकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इनकी बड़ी बेहतरीन है, देखो कैसी बेहतरीन है। ये कुछ दिख रहा है, ये नीचे लोअर टाउन ऊपर सैटिडल, इसका मतलब क्या है, लोअर टाउन सैटिडल का मतलब क्या है। अब मैं इसको समझाता हूं कि बेसिकली क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप देखोगे कि आपको शहर किस तरीके से मिलते हैं। एक मिलेगा लोअर टाउन, मतलब जो जमीन से थोड़ा, जो नीचे जमीन पे बना हुआ है, ये लोअर टाउन है, नीचे एक शहर है, और ऊपर एक पहाड़ी जैसा मिलेगा, उस पर मिलेगा आपको साइटिडल। साइटिडल मतलब होता है टीला, इस टीले के ऊपर गढ़ है। गढ़ क्या मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी है साहब, जो नॉर्मल आदमी, मैंगो पीपल, आम आदमी जो है वो रहेगा इस लोअर टाउन में। एलटी लिख दूं, ये लोअर टाउन है, लोअर टाउन में आम आदमी रहेगा, जैसे आर्टिशियन रहेगा साहब, बर्तन बनाने वाला, किसान विसान, ये यहाँ पर रहेंगे। और जो नोबल्स है साहब, जो अमीर आदमी, पैसे वाले, राजा वाजा, ये रहेंगे साइटिडल के अंदर। तो टाउन प्लानिंग सबसे पहले तो ये है कि इनके टाउन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला हिस्से में अमीर आदमी रहेगा, अमीर आदमी बढ़िया स्विमिंग पूल मिलेगा यहाँ पे मजाक कर रहा हूं, नहीं भाई साहब, स्विमिंग पूल है इनके पास। सोचो दुनिया में जब लोग घास काटना सीख रहे हैं, स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, स्विमिंग पूल है इनके पास। नीचे साहब लोअर टाउन, लोअर टाउन भी ऐसा वैसा नहीं है, प्रॉपर लोअर टाउन। कैसे लोअर टाउन, देखो लोअर टाउन की खासियत बताता हूं मैं आपको।
पहली खासियत सा प्रॉपर सड़कें बनी है जो 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को। ऐसी जाएगी सड़क, फिर ऐसी चली जाएगी। 90 डिग्री पे काट रही है सड़क एक दूसरे को। इतनी बढ़िया चीज देखने को मिलती है कि सड़कें 90 डिग्री पे काटेगी एक दूसरे को। दूसरी बात, ये जो टाउन है ऐसा नहीं आसपास टाउन के दीवार बना के रखी ताकि कोई अंदर नहीं आ जाए। लोअर टाउन को भी दीवार से ढक के रखा है। प्रॉपरली सड़कें 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को। ये 90 डिग्री पे सड़कें आपने बना के रखी है। घर व्यवस्थित बने लाइन से, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, तो एक घर यहाँ। अब घरों से गंदा पानी निकालने के लिए, घर कितने फ्लोर के? 2 फ्लोर के, और हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए ऐसी नालियां जुड़ी है। ये नालियां निकल रही है, हर घर से निकल रही है। और हर घर से जो नालियां छोटी छोटी है, ये एक बड़ी नाली से जुड़ती है, और इस बड़ी नाली में गंदा पानी बह रहा है। तो अपन पढ़ेंगे सारी चीजों के बारे में। ये टाउन प्लानिंग यहां पर की जा रही है। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि जब इस तरह के सैटेलाइट आपको इस साइड दिख रहा है, यहां पर नॉर्मल टाउन यहां पर दिख रहा है, तो ये याद रखिएगा कि जो वेस्ट वाला इलाका है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सैटेलाइट मिलता था, और ईस्ट के अंदर आपको लोअर टाउन मिलेगा। ये छोटी सी बात याद रखना, डायरेक्शन थोड़ा सा कई बार पूछ लिया जाता है कि वेस्ट में आपके मिलेगा सैटडल और ईस्ट में आपको मिल जाएगा लोअर टाउन। और यहां से निकल रही है नदी, यहां से नदी निकल रही है, यहां से, यहां हमेशा हर शहर में देखा जाएगा कि साहब ये यहां से लोअर टाउन के पास से नदी निकल रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अमीर लोग तो रहते हैं यहाँ पे, तो भाई साहब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा कि अपना जो घर था वो इधर बनाते हैं, कि भाई साहब सुबह सुबह चाय पीने आ रहे हैं, बिल्कुल चेयर लगाई और मजा आ रहा है, नदी वदी देख रहे हैं आराम से। इन्होंने ये जो सौभाग्य था नदी देखने का, ये लोअर टाउन वाले आदमी को क्यों दे दिया? आम आदमी, मैंगो पीपल, अपने से लोगों को क्यों दिया कि आप लोग जो है नदी देखो, हम ऊपर रहेंगे अलग से, हमको नदी वदी नहीं देखनी? ऐसा किस लिए किया? हाँ, ऐसा किस लिए किया? ऐसा किस लिए किया जा रहा है? क्या रीजन है? सोचो इस बारे में। बिल्कुल सही, फ्लड। हाँ, कि भैया बाढ़ आए ना तो तुम बह जाओ, तुम बह जाओ, बाढ़ आए तो हम तो रहेंगे सुरक्षित अपनी सिक्योरिटी के लिए। दिमाग याद रखिएगा, मेजर था फ्लड। फ्लड से बचने के लिए लोग ये करते हैं। तो याद रखिएगा, पहली इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर इनके टाउन प्लानिंग के साथ। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत बढ़िया है। अब क्यों बढ़िया है? 2-3 चीजें याद रखिएगा। पहली चीज, ग्रिड सिस्टम का यूज किया है इन्होंने। ग्रिड सिस्टम क्या होता है भाई बेटा? 90 डिग्री पे सड़क एक दूसरे को जब काटती है ना, इसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। या देखो, इसको ग्रिड पैटर्न बोलेंगे, ऐसा फिर ऐसा। ये ग्रिड पैटर्न है कि 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे को काट रही है। तो पहली बात, इन्होंने ग्रिड पैटर्न का यूज किया कि भाई ये 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे को काट रही है। दूसरी बात, इनके जो घर बने, वो घर किसके बने? वो ब्रिक्स के बने, ईंट के बने। और ईंट कैसी? पकी हुई ईंट है, मतलब भट्टी के अंदर तबा के ईंट बनाई। ऐसा नहीं कि सन के अंदर बेक्ड ईंट है, जैसे मेसोपोटामिया के अंदर सन बेक्ड ईंट्स है। क्या करा? मिट्टी ली, मिट्टी की ईंट बनाई और मिट्टी की ईंट को धूप में रख दिया। ऐसी ईंट वहां पर मेसोपोटामिया में मिली। अपने यहाँ पर मेसोपोटामिया वाली बात नहीं। हम लोगों ने बर्न ब्रिक्स का यूज किया। बर्न ब्रिक्स मतलब हमने प्रॉपर भट्टी के अंदर ईंट को तपाया है, बढ़िया तपा के भट्टी के अंदर ईंट को हम लोगों ने ईंट को मजबूत बनाया। और ईंट का साइज है, ऐसा नहीं कि किसी भी साइज की ईंट बना दी, एक प्रॉपर साइज ईंट है साइड का, हर ईंट सेम साइज की। तो ये समझ में आता है कि अपने को मेजरमेंट करना आता था। अरे जब दुनिया को खाना बनाना नहीं आ रहा है, जब दुनिया घास ही काट रही है, तब अपने को मेजरमेंट करना आता है कि अच्छा इतनी बड़ी ईंट है, सब ईंट सेम साइज के। ईंट का साइज याद रखिएगा, 7x15x29, मतलब 1:2:4 के अंदर ईंट होती थी, है ना? ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ब्रिक्स का साइज एग्जाम में आप पूछा जाए तो लगभग सेम है। रेशो पूछा जाए तो 1:4:2 का साइज होता था, रेशो 2:4 का साइज है। इसके बाद आप देखो, हर घर में वेल देखने को मिलेगी। जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में वेल खुदवाते हैं। वेल समझते हो ना? हाँ जी, वेल खुदवा रहे साहब, कि भैया पानी लेने बाहर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में वेल खुदवा ली। मोहनजोदारो में सबसे ज्यादा वेल मिली, तकरीबन 700 वेल मोहनजोदारो के अंदर मिलती। इसके बाद आप देखो कि रोड जो है, रोड का साइज भी लगभग फिक्स है। ऐसा नहीं कि रोड का कुछ भी साइज है कि यहाँ छोटी रोड बना दी, यहां बड़ी रोड बना दी, नहीं। रोड का भी साइज फिक्स है। ये कहा जाता है साहब कि 13.5 फीट इंटू 33 फीट्स, ये रोड का साइज है। लेंथ और ब्रेथ आप देखिएगा, एक्जैक्टली इसी साइज के ऊपर रोड मिलती है। तो सब चीजें फिक्स करके रखिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि टाउन प्लानिंग के अंदर ये रोड का साइज फिक्स करके रख रहे हैं। उसके बाद इनके पास जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का साइज फिक्स है। उसके बाद ये ब्रिक्स के साइज फिक्स होने के साथ साथ ये वेल वेल बना रहे हैं अपने घर में। अच्छा, घर जो बनाए जा रहे हैं वो घर कितने स्टोर के हैं? मोहनजोदारो के अंदर जो घर मिले वो कितने फ्लोर्स के घर मिले? ये सवाल पूछ लिया था एक बार, कितने फ्लोर्स के घर है बताओ तो जरा। मतलब जैसे आज अपन एक सिंगल फ्लोर का घर बनाते हैं, अपन 5 फ्लोर का घर बनाते हैं, अपन 3rd फ्लोर का घर बनाते हैं। तो मोहनजोदारो के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको नॉर्मली कितने फ्लोर्स के घर देखने को मिलते हैं? कितने फ्लोर्स के घर देखने को मिलते हैं बताओ जरा। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, मोहनजोदारो में नॉर्मली कितने फ्लोर के घर आपको देखने को मिल रहे हैं?
कितने फ्लोर के घर देखने को मिल रहे हैं? ये सवाल पूछा गया है इसलिए याद रखना, ठीक है? बताओ कितने फ्लोर के घर देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही बेटा, 2 फ्लोर्स, याद रखिएगा। 2 फ्लोर के घर है जनरली, आप देख रहे हो अमीर है लोग, पैसा वैसा है इनके पास, तो 2 फ्लोर के घर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 81.99% है, तो 2 फ्लोर के घर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। इन बिल्डिंग्स के बारे में मैं बात करूं उससे पहले 2 चीजें बताऊंगा, यहां से सवाल आना ही है। चौथा पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा आपके लिए, जब समय आएगा तो चौथा वाला पॉइंट्स बता दूंगा बच्चा मैं, है ना, ये वाला पॉइंट बता दूंगा मैं क्या है। फिर भी जान लो, एक मेन रोड है मोहनजोदारो में, एक बहुत बड़ी रोड मिलती है, बहुत बड़ी रोड मिलती है मोहनजोदारो के अंदर, जिसका साइज यहां पर लिखा है बेटा कि 9.15 मीटर। इतनी बड़ी रोड है, बहुत बड़ी नहीं है, बट 9.15 मीटर रोड है। और इस रोड को राजपथ या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा सा सवाल था, एक बार पूछ लिया था, तो मैंने सोचा आपके स्लाइड में ऐड कर दूं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, या इंडस वैली की पूरी टाउन प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे जिससे लगातार सवाल आता है, लगातार सवाल आता ही यहां से। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसे आप द ग्रेट ग्रेनरी के नाम से जानते हैं। द ग्रेट ग्रेनरी सुना है आपने इसके बारे में? मोहनजोदारो के अंदर एक ग्रेट ग्रेनरी है। मोहनजोदारो को जो साइटेडल वाला हिस्सा नहीं है, जहां पर अमीर वो लोग रहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर एक ग्रीनरी बनी है, देखो ईंट की बनी ग्रीनरी। अब जितनी भी इंडस वैली की बिल्डिंग्स हमने देखी, जितनी भी बिल्डिंग्स हम लोगों ने देखी है, उसमें सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये, इसे कहा गया ग्रेट ग्रेनरी। अब ग्रेनरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस बिल्डिंग में रखा जाता था अनाज। जी हाँ, इसमें अनाज ये लोग रखते थे, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे है, बाढ़ बाढ़ से अनाज गीला नहीं होगा। तो ग्रेट ग्रेनरी, सवाल पहला कि कहां पर था? मोहनजोदारो के अंदर है। और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग, इसका साइज देखो कितना बड़ा है, ये 40.45.71 मीटर तो लंबी है साहब, और 15.23 मीटर चौड़ी है। इतनी बड़ी ग्रेनरी है, बहुत बड़ी है बेटा, ये देखने में छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट बिल्डिंग है। यहां पर स्टोरेज था। अब स्टोरेज क्यों था? सीधी बात है, देखो इस टाइम पर भी शायद टैक्स तो लेते होंगे, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो राजा होगा वो टैक्स तो लेता होगा ना जनता से, तो टैक्स के फॉर्म में पैसा वैसा इस टाइम पर नहीं चल रहा है, इस टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता है। तो पैसे के फॉर्म में क्या लेता होगा? हो सकता है कि पैसे के फॉर्म में साहब ये लेता होगा अनाज, और अनाज को भर के कहाँ रखेंगे? यहाँ। तो ये याद रखना, ग्रेट ग्रीनरी। उसके बाद अपने को देखने को मिलती है हड़प्पा के अंदर 2 rows of 6 ग्रेनरीज। हड़प्पा के अंदर क्या देखने को मिला अपने को कि 6 ग्रेनरीज की, 6 ऐसे कमरे बने हुए हैं, और इन कमरों में अनाज भरा जाता है। ऐसी 2 लाइन मेरी 6 ग्रेनरीज की, 6 ग्रेनरीज यहां पर है, 6 ग्रेनरीज यहां पर है। 2 rows of 6 ग्रेनरीज यहां पर देखने को मिलती है, ये मिली अपने को हड़प्पा में। ये सवाल भी पूछा गया है, ये 2 rows of 6 ग्रेनरी कहां देखने को मिली? तो ये देखने को मिली हड़प्पा के अंदर। अब इनका साइज याद रखिएगा, हर ग्रेनरी का जो साइज है आप देखोगे 15.23 मीटर लॉन्ग, ये 15.23 मीटर लॉन्ग है। और चौड़ाई के बारे में बात करूं तो 6.09 मीटर वाइड है, ये पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा। और इसमें लास्ट में 2 रूम। अच्छा, 2 रूम किस लिए? टोटल अगर एरिया मिला दूं मैं दोनों का तो 838 स्क्वायर मीटर का बन रहा है। बट मुझे एक बात बताओ कि साहब यहाँ पर है ना रूम बना के रखें, ये देखो रूम दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे 2 रूम मिले यहाँ पे। ये ग्रेनरीज में रूम का क्या काम? देखो ग्रेनरीज तो अनाज के लिए रख लिया आपने, ये 6 ग्रेनरीज यहाँ पर है 2 रो के अंदर, पर ये रूम का क्या करोगे? रूम में कौन रहता है? रूम में कौन रहेगा? गार्ड। गार्ड रहेगा ना। अरे जो ग्रेनरी में काम कर रहा है उसको कहाँ रखोगे? अब ग्रेनरी बहुत दूर है, अब रोज आदमी आएगा जाएगा थोड़ी, गार्ड रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो क्या है, चोरी चकारी तो यहाँ भी होती है, तो गार्ड है, याद रखिएगा, यहाँ पर रहता था गार्ड। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। और जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगती है ना, सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है, वो है द ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में भाई साहब स्विमिंग पूल मिल गया, ग्रेट बाथ इसका नाम है, स्विमिंग पूल है मोहनजोदारो का। देखो बेहतरीन स्विमिंग पूल है, देखो बढ़िया। यहां से तुम आओ सुबह सुबह, यहां से छपाक छलांग मारो, यहां से तैरो वैरो तैर तार के यहां से वापस बाहर आ जाओ। दैट इज ग्रेट बाथ। इस बिल्डिंग का नाम है ग्रेट बाथ। क्या नाम है बिल्डिंग का? द ग्रेट बाथ। कहां पर है? मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ। और चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे,
ये देखो, ये चेंजिंग रूम है, ये रूम थे पहले, चेंजिंग रूम है सब, यहाँ आओ, कपड़े वपड़े बदलो, निकलो। अब एक सवाल, अब इसके बारे में तो अपन देखो, ये तो पूरा डेटा है कि साहब 39 फीट लॉन्ग है, 23 फीट वाइड थी, 8 फीट गहराई थी इसकी, ये मीटर्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको, बट सवाल मेरा आता है कि ये, इसका यूज क्या था, इसका यूज क्या है, इसका यूज, उपयोग क्या कर रहे हैं, ग्रेड बाद का उपयोग क्या है। अजम्पशंस लगाओ अपने, अजम्पशंस देखो। एक अजम्पशन ये कहता है कि जब भी किसी रिचुअल को आपको करना है, मान लो आप अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आप नहा धो के पूजा पाठ करोगे। ऐसा कहा जाता है किसी भी रिचुअल को करने से पहले, किसी भी रिचुअल को जब ये करते हैं, रिचुअल को, किसी भी पूजा पाठ या किसी भी रिचुअल को कर रहे हैं, रिचुअल को करने से पहले साहब ये नहा धोते थे और उसके बाद ये करते थे। दूसरा तरीका है, किसी चीज कहते हैं कि किसी जानवर की, इसके अंदर जानवर नहाते हैं, जानवर, किसी जानवर की बलि अगर देनी तो बलि देने से पहले जानवर को इसमें नहलाया जाता था, उसके बाद जानवर बाहर आएगा, उसके बाद उसकी बलि दी जाएगी। एक थ्योरी ये भी कहती है, हिस्टोरियन है, अब वो हिस्टोरियन ऐसा है जो हमेशा भारत के विरोध में लिखता है। हिस्टोरियन कहते हैं कि देखो, इंडस वैली के लोग है ना, इंसान की बलि देते थे, इंसान की बलि देते थे अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इंडस वैली के लोग दे रहे इंसान की बलि। अब इंसान की बलि देने के लिए क्या करेंगे साहब, इंसान को नहलाते थे पहले, और नहलाने के बाद फिर इंसान की बलि दी जाती थी। मेरा सवाल केवल एक है, अगर जानवर को इसमें नहला रहे हो तो चेंजिंग रूम का क्या करोगे, जानवर को क्या चेंज करेगा जानवर कपड़े अपने। ये चीजें बकवास थी। हाँ, रिचुअल बात वाली बात समझ में आती कि इट माइट बी ए रिचुअल बात, ये चीज यहां पर है। अब नीचे क्या है देखो, नीचे से पानी ना निकले, ये तो पानी डाल दिए थे इसमें, पानी तो निकल जाएगा, तो नीचे से पानी लीक ना हो, इसलिए नीचे का जो फ्लोर है ना, इसको जिप्सम और मोटार से इन्होंने बढ़िया तरीके से पॉलिश करके रखा है, बिल्कुल बिल्कुल लेप के रखा है। इसमें साइड रूम से रिचुअल बात जिसे कहा जाता है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मुझे नहीं पता सच क्या है क्या नहीं है, पर ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट इज द ग्रेट बात, तो ग्रेट बात याद रखना। इसके बाद आप देखो, इंडस वैली का जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। कितना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है। देखो ये घर इंडस वैली के अंदर, देखो घर से एक नाली बाहर आ रही है, ये नाली घर से बाहर आ गई, ये देखो कितना बढ़िया, ये नाली इस घर से बाहर आई, ये नाली इस घर से बाहर आई, और ये सारी नालियां मिलकर एक बहुत बड़ी नाली से मिलती थी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर आ सकती है। इंडस वैली का ड्रेनेज सिस्टम ये देखो, जैसे एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा। अब होता ये है कि हर घर से नाली निकल रही सा, इस घर से एक नाली ये निकली गंदे पानी को लेकर, इस घर से गंदे पानी को लेकर नाली एक निकली, इस घर से नाली ये निकली, भाई कहाँ जा रही है, इधर ये निकली, इस घर से एक नाली ये निकली। हर घर से गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां, और ये नालियां जो एक बड़ी नाली से जुड़ जाती हैं, ये बड़ी नाली से नालियां जुड़ जाती हैं, तो सारा गंदा पानी बह के, माफ कीजिएगा, सारा गंदा पानी जो बह के एक बड़ी नाली के अंदर आ रहा है कि साहब इस घर से गंदा पानी बहा, इस बड़ी नाली के अंदर आ गया, इस घर से गंदा पानी बहा, इस बड़ी नाली के अंदर आ गया। तो नालियां बना के रखी, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम बना के रखा, इट्स ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। दूसरी बात आप देखेंगे, ये जो नालियां बनाई है ना, जो मेजर नाली है, इसको ढकते हैं स्लैब से, फर्शी ढक दी इस पे, स्लैब से इसको ढक दिया ताकि गंदगी बदबू ना आए, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ती, जैसे एक स्लैब यहाँ पर ढका, फिर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर एक स्लैब ढक देंगे यहाँ पे, फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर एक स्लैब यहाँ पे ढक देंगे। क्यों थोड़ी जगह क्यों छोड़ रहे हैं, अरे सफाई कौन करेगा, सफाई करने के लिए, तो सफाई का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है, मामला नहीं कुछ भी, सफाई का भी प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, कि नालियों की सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। साइज याद रखना, हाँ बेटा, जो ग्रेड ग्रेनरी का साइज याद रखना, ग्रेड बाद का साइज याद रखना, सवाल आ जाता है कई बार, है ना, तो साइज वाइज थोड़ा बहुत सबका याद नहीं रखना, ग्रेड बाद का ब्रिक्स का रेशो याद रख लेना, तो एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताता हूं, यहां पर आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जितने भी बड़े बड़े शहर आपको देखने को मिले, ये सारे के सारे शहर किसी ना किसी नदी के किनारे पर है। अच्छा ऐसा क्यों, ये सारे शहर नदी के किनारे पर क्यों है। जैसे हड़प्पा आप देखोगे तो रावी नदी के किनारे पर मिलेगा, मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे पर है, कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, गग्गर नदी के किनारे पर है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, रोपर सतलज नदी के किनारे पर है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसपे स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो कर लीजिएगा। तो शारिस के सारे शहर किसी ना किसी की नदी के किनारे पर क्यों है, वाई, इस सवाल का मुझे जवाब दो कि वाई ऐसा क्यों है भैया, कि सारे के सारे शहर ये किसी ना किसी नदी के किनारे पर है। रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन साहब, ये किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही क्यों। बिल्कुल सही बात है यार, वाटर सप्लाई, पानी, पानी, वाटर सप्लाई। देखो ये जो सिविलाइजेशन है, मुझे एक बात बताओ आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं, इंडस वैली एक अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब शहरीकरण है साहब, शहर है। और किसी भी शहर को बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरत पता है क्या होती है, उस शहर में खाने पीने की कमी ना होना।
उस शहर में खाने पीने की कमी ना होना। जैसे इंडस वैली के अंदर अपन देख रहे हैं साहब, बढ़िया पॉटरी बन रही है, ट्रेड हो रहा है, लोग बड़े बड़े खुश हैं, काम कान की बालियां बना रहे साहब, गहने बनाने, ऑर्नामेंट्स बना रहे। ये सब आदमी काम कब कर सकता है? जब आदमी को खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। अब प्रथमेश सर तुमको आज यहाँ पे आके पढ़ा रहे, प्रथमेश सर यहाँ पे आके पढ़ा क्यों पा रहे? क्योंकि प्रथमेश सर को चिंता नहीं करनी कि शाम को उनके घर पे खाना कैसे आएगा। मतलब अनाज की चिंता मेरे को नहीं करनी कि अनाज प्रथमेश सर उगा रहे हैं। मेरे को पता है कि मेरा कोई किसान भाई अनाज उगा रहा है और वो मेरे लिए उगाएगा, तो मैं उसको खरीद के लेके आ जाऊंगा। याद रखिएगा, जब तक एग्रीकल्चर आपका सुप्रीम नहीं होगा, जब तक आपका एग्रीकल्चर टॉप पे नहीं जाएगा, तब तक आप शहर बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। अरे इतना दिमाग लगाओगे, ड्रेनेज सिस्टम ये वो, कहां से भैया? पहले खाने की चिंता करें, खाने पीने के बाद फिर चिंता की जाएगी। तो याद रखिएगा कि शहरों के पास, जितने बड़े बड़े शहर वो नदियों के पास इसलिए हैं बिकॉज यहां पर सबसे बड़ा काम आज भी है, तब भी था, दैट इज एग्रीकल्चर, किसानी, खेती। खेती के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तुमको फ्लड का डर है, कुछ भी हो, खेती के बिना तुम अर्बनाइजेशन में जा ही नहीं सकते। पॉटरी कब बनाओगे? जब तुमको खाने पीने की चिंता नहीं करनी, मार्केट में मिल रहा सामान खरीद के मैं लेके आ जाऊंगा। तुम आर्टिशियन कब बनोगे? अरे तुमको खाने पीने की चिंता नहीं करनी। तुम ट्रेड कब कर पाओगे? जब तुमको खाने पीने की चिंता नहीं करनी। खेती के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? दीज आर द थिंग्स, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडस वैली के अंदर खेती करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई ये जो सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे, ये किसी ना किसी रिवर के पास देखने को मिलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर है। अब एक लास्ट बात बताता हूं भूत की। एक सेमेट्री मिली है हड़प्पा के पास, है ना, कब्र मिली है, इंसानों की कब्र थी। इसका नाम है R37। अब हड़प्पा की कहानी नहीं है, ये कहानी मोहनजोदारो की है। क्या होता है कि मोहनजोदारो, बता दूं, थोड़ी छोटी सी कहानी है। देखो मोहनजोदारो में क्या है, जो आर्कियोलॉजिकल था वो विदेश का था, ब्रिटेन का था। वो है ना मोहनजोदारो को खोदने जाता है, मोहनजोदारो को खोदने जाता है, मतलब वहां का सर्वे वर्वे करने जाता है वो भाई साहब। अब सर्वे करने गया वो भाई, बट मोहनजोदारो के अंदर जब उसने सर्वे करा तो कई सारे लाशें मिली, जो माउंट थे ना, बड़े बड़े माउंट्स थे। उस माउंट के अंदर उसने देखा कि मिट्टी जम गई और मिट्टी के अंदर उसको खोपड़ियां, लाशें मिल रही, बहुत सारी लाशें मिल रही। अब रात को जब वो सोता था तो उसको कहीं ना कहीं से ऐसा उसको आवाज आ रही, ऐसा एहसास हो रहा है साहब कि इसको मत खोदो, इसको मत खोदो। ऐसा उसने बोला कि साहब मेरे को आवाज हो रही, एहसास हो रहा है कि इसको मत खोदो, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। और उसने बोला कि ठीक है खोद देते हैं, क्या दिक्कत है। वो ये लोग डरते नहीं थे, खोद बोद दिया, लगा कि क्या क्या ही हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लोग उस खुदाई के अंदर थे, मोहनजोदारो के अंदर जितने भी लोग खुदाई के अंदर थे, ऐसा कहा जाता है, मैं इसको नहीं मानता, फिर भी कुछ चीजें हैं तो मैं बता दूं आपको, उनके सारे परिवार खत्म हो गए अनोखी बीमारियों से। पता नहीं क्या हुआ, सडनली परिवार खत्म हो गए। परिवार में जो बच्चे थे, वाइफ थी, उनकी मृत्यु हो जाती, और एक अनोखी बीमारी से उनकी मृत्यु सडनली हो रही। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का क्या हो गया। तो वो लोग समझते हैं कि शायद हमको एक तरीके का श्राप लगा है कि हमको इस जगह को खोदना नहीं था, बट हमने कर दिया। और इसलिए मोहनजोदारो का रियल जो नाम है इसे कहा जाता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेथ, मरे हुओं का टीला है साहब, द माउंट ऑफ डेथ, मरे हुओं का टीला है साहब। ये चीजें हैं, अब छोटी सी बात है ना, इसमें डरने वरने की बात नहीं है, ठीक है। फौजी के तौर पे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ, इस तरह का एटीट्यूड रखना अपना, डरना वरना नहीं है, ठीक है। डरने से कुछ नहीं होता है ना, है ना, छोटी सी बात है। चलो कोई इशू नहीं, वो तो दिमाग में चलता है, तो देखो हम लोग क्या समझते हैं कि अच्छा इसीलिए हो रहा होगा, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं मैं आपसे, है ना, ध्यान रखो अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।